एएस नोवेल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आइए आज एक नई कहानी शुरुआत करते हैं। निश्चित रूप से यह कहानी का अगला भाग है जो आपके कथानक का पालन करता है और भारतीय पात्रों के नामों का उपयोग करता है। वन, ये तुम हो सकती थी। आद्या का जबड़ा नीचे गिर गया। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने इससे भी बुरा निगला है, उसने सहजता से कहा। उसकी निगाह उसके शरीर पर इस तरह पड़ी कि उसके घुटने लगभग मुड़ गए। ओजस, वह चिल्लाए, कांटा उसकी ओर फेंकते हुए। उसने उसे आसानी से पकड़ लिया, हंसते हुए। उसकी आवाज़ एक साथ गर्म और पापी थी। क्या मैं बस सच कह रहा हूँ? वह एक बच्चे की तरह अपना पैर पटका, उसका चेहरा सुर्ख लाल था। ऐसी बातें कहना बंद करो। वह उनके बीच की दूरी को खत्म कर दिया और उसे अपनी ओर खींच लिया, आटे की गंदगी की परवाह न करते हुए। मैं ऐसी बातें केवल तुमसे कहता हूँ, आद्या। उसका हाथ उसके गाल पर रुका, अंगूठा आटे की हल्की रेखा को छू रहा था जैसे वह अनमोल हो। ओजस ने उसके चेहरे को ऊपर उठाया जब तक कि उसकी आंखें उसकी आंखों के अलावा कहीं और नहीं भाग सकती थी। उनके होंठ खतरनाक रूप से करीब मदरा रहे थे, इतने करीब कि उसकी सांस से उलझ गई, गर्म और अनियमित। आद्या का दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। देखा, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज गहरी, खुरदरी और बेशर्मी से पापी थी। तुम्हारे हाथों से निकली किसी चीज को मेरे द्वारा निगलवाना इतना बुरा नहीं है। उसकी सांस अटक गई, उसके शब्दों के बीच अर्थ टपक रहा था। तुम कहो, उसने दबाया, इतना करीब झुका कि उसकी नाक को छू गई। सबसे छोटा स्पर्श, इतना कि उसके घुटने मुड़ गए। कहो कि मैं घिनौना हूँ। कहो, जबकि तुम्हारे होंठ मेरे लिए कांप रहे हैं। आद्या के होंठ खुले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वह अपनी सांस को अपने मुंह पर महसूस कर सकती थी, उनके बीच कॉफी और जले हुए खाने की हल्की महक महसूस कर सकती थी। उसकी उंगलियां उसे दूर धकेलने के बजाय उसे पकड़कर उसकी शर्ट में सिमट गई थी। वह देशद्रोही, ओजस, उसने फुसफुसाया, आवाज टूट गई। उसके होठों पर उसका नाम ही उसके नियंत्रण को तोड़ गया। वह नीचे झुका, असहनीय अंतर को आधी सांस से कम किया। उसका मुंह उसके मुंह को छू गया, मुश्किल से, पागलपन से, जैसे वह चुंबन से ज्यादा प्रत्याशा का स्वाद लेना चाहता था। उसका हाथ उसकी गर्दन के पीछे सरक गया, उसे वहीं पकड़ लिया। उसका अंगूठा उसकी गर्म त्वचा के खिलाफ धीमी वृत्तियां बना रहा था। आद्या की पलकें फड़फड़ाईं, उसके होंठ कांप रहे थे जैसे वे बीच रास्ते में उससे मिलना चाहते हों। उसकी छाती तेजी से ऊपर और नीचे हो रही थी। फिर, ठीक जब उसके होंठ उसके होठों को एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले चुंबन में कैद करने वाले थे, उसने दोनों हाथों से उसकी छाती पर धक्का दिया। उसकी बाहों से आज़ाद हो गई क्योंकि एक शैतानी मुस्कान उसके होठों पर खींच गई। मुझे नहाना है, उसने जोर से कहा और वह इतनी तेजी से घूम गई कि उसके बाल उसकी जबड़े को छू गए, उसके पीछे उसकी महक की छाया छोड़ गई। ओजस धीरे और गहरी हंसी हंसा, अपनी जीभ अपने निचले होंठ पर घुमा रहा था जैसे वह उसके लगभग स्वाद का स्वाद ले रहा हो। हम बहुत करीब, प्यारी। उसकी आवाज उसके पीछे पीछे गई जैसे वह दालान की ओर भागी। अगली बार तुम नहीं बच पाओगी। आद्या का जवाब उसके नंगे पैरों की आवाज थी जो जमीन पर थपथपा रही थी जब वह दौड़ती चली गई। ओजस काउंटर पर पीछे झुक गया, फिर भी उस आदमी की तरह मुस्कुरा रहा था जिसने हार में भी जीत हासिल कर ली थी। आद्या ने शॉवर चालू किया जैसे ही ठंडा पानी उसके शरीर पर गिर पड़ा, उसके चेहरे पर बह गया, उसके बाल उसकी त्वचा से चिपक गए। फिर भी, यह अंदर के तूफान को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसकी हथेलियां दीवार पर दब गईं, उंगलियां ठंडी टाइल के खिलाफ फैली हुई थीं जैसे उसे सीधे खड़े रहने के लिए किसी ठोस चीज की जरूरत हो। उसकी सांस अनियमित, उथली आ रही थी, और पानी की हर बूंद उसे केवल उसकी याद दिला रही थी। ओजस के हाथ, उसके होंठ, जिस तरह वह झुका और उसे अपनी बाहों में फंसा लिया। आद्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसका गला कस गया क्योंकि उसने अपने होंठ काट लिए जैसे वह उसे चख सकती हो। वह अभी भी उसकी सांस की गर्मी को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकती थी, जिस तरह उसकी छाती बिना उसकी अनुमति के उससे मिलने के लिए उठी थी। उसके शरीर ने उसे धोखा दिया। उसकी नब्ज तेज हो गई, उसके घुटने कमजोर पड़ गए, उसका कोर एक तरह से कस गया जिसे वह नाम देने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसे बस उसे चूम लेना चाहिए था, या शायद उसे अपनी गर्मी में अपना चेहरा दबाने देना चाहिए था और उसकी जीभ को उसकी भगशेफ, योनि, हर जगह काम करने देना चाहिए था, बजाय इसके कि वह अब खुद को यातना दे। उसके दांत उसके निचले होंठ में तब तक धंस गए जब तक कि दर्द नहीं हुआ। उसकी आंखें खुली, भाप से कांच जैसी हो गईं, धुंधले शीशे में खुद के धुंधले प्रतिबिंब को घूर रही थी। उसने अपनी ही आंखों में उस भाव को नहीं पहचाना, जिस तरह उसकी आंखें पूरी तरह से खुली थीं। आद्या ने एक कांपती हुई सांस अंदर ली, पानी उसके कंधों पर और जोर से पड़ रहा था।
उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, बहुत जोर से, बहुत तेज। हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करती थी तो वह उसे फिर से देखती थी। ओजस की मुस्कान, जिस तरह उसकी निगाह उसे जगह पर पिन कर देती थी, उसकी आवाज़ की नर्म खुरखुराहट जो सीधे उसके बचाव से होकर फिसल जाती थी। उसने धीरे से कराह भरी, अपनी माथे को दीवार पर दबाया। मुझे क्या हो रहा है? उसने फुसफुसाया, हालांकि पानी ने उसकी आवाज़ निगल ली। भाप एक पिंजरे की तरह उसके चारों ओर घूम गई। उसका शरीर कांप उठा, गर्मी से, जिस तरह उसके विचार जोरदार, गहरे होते गए जब तक कि वह अब ओजस को नहीं देख रही थी, बल्कि एक और चेहरा अंदर रेंग आया, अनचाहा, उतना ही विशद। कार्तिक। एक कांपती हुई सांस पर उसके होंठ खुल गए जैसे ही याददाश्त उसकी इच्छा के खिलाफ तेज हो गई। जिस तरह वह रुक गया था जब उसने उसे पुकारा था, जिस लापरवाही से उसने अपनी जेब में हाथ डालकर उसका रुमाल बाहर निकाला था, वह अभी भी उस पल का वजन महसूस कर सकती थी। उसने उससे एक शब्द भी नहीं कहा था। उसका गला कस गया, उसकी हथेलियां चिकनी टाइल की दीवार के खिलाफ और जोर से सपाट हो गईं। पानी उसके कानों में दहाड़ रहा था, लेकिन याददाश्त और जोर से दहाड़ रही थी। आद्या उसे दर्दनाक विस्तार से चित्रित कर सकती थी, उसकी जबड़े की तीखी रेखा, उसकी भौहों में हल्का सिकुड़न, जिस तरह हवा खुद उसके चारों ओर झुकती थी जब वह हिलता था। यह उसकी कल्पना नहीं थी, उसने इसे हर बार महसूस किया जब वह पास आता था। माहौल बदल जाता था, मोटा, भारी, जैसे दुनिया खुद उसकी उपस्थिति को पहचानती हो। उसके दिल ने एक अजीब, विश्वासघाती फड़फड़ाहट दी। उसका एक छोटा सा हिस्सा उसे जिस तरह से वह खुद को पेश करता था, वह पसंद आया। ऐसा नहीं कि वह इसे कभी स्वीकार करेगी, वह इसे क्यों याद कर रही थी। वह क्यों, सब लोगों में से। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन कार्तिक का ठंडा चेहरा वहीं छपा हुआ था, अविचलित। वह पटनिया घूरन, वे तूफान बादल आंखें, उसके भाव की हर रेखा में निर्मम शांति। उसने उसे छुआ नहीं था, एक भी चीज नहीं कही थी, लेकिन उसकी याद ओजस के लगभग चुंबन से ज्यादा भारी थी। पानी उसकी त्वचा पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी से एक कपकपी फिसल गई। आद्या के होंठ एक कांपती हुई रेखा में दब गए। वह इसे नहीं समझ पाए, क्यों वह एक छोटा सा पल उससे चिपका रहा, क्यों उसे ऐसा लगा जैसे उसने बिना अनुमति के खुद को उसके दिमाग में उकेर लिया हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। धिक्कार है, उसने अपनी सांस में फुसफुसाया, उसकी आवाज कच्ची थी। धीरे धीरे फिर से उसका दिमाग भटक गया क्योंकि एक और याददाश्त अंदर घुस गई। यशवर्धन। उसका पेट तुरंत कस गया। लपटें, वह यही था, बेलगाम, लापरवाह, नजरअंदाज करना असंभव। उसका दिमाग उस कक्षा की ओर भटक गया, पहली बार जब उसने उसे देखा था। उसकी मुस्कान, उसके लाल बाल रोशनी पकड़ रहे थे, उसके शरीर की हर रेखा में अहंकार, उसके द्वारा किए गए हर धक्के में अहंकार। और जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा कमजोर किया, वह तरीका था जिससे उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह केवल उसके लिए एक शो कर रहा हो। यहाँ तक कि जब वह अदिति में खुद को दफन कर रहा था, उसकी सांस अटक गई और उसने अपना सिर ठंडी टाइल पर और जोर से दबाया क्योंकि दृश्य फिर से चला, अब और तेज, लगभग क्रूर। कि यह कितनी स्पष्टता से आया। यशवर्धन अदिति के पीछे, उसका हाथ उसकी कमर को कसकर पकड़े हुए था, उसे हर जोरदार धक्के से मिलने के लिए नीचे मजबूर कर रहा था। उसका मुंह भेड़ियों जैसी मुस्कान में मुड़ा हुआ था, पसीना उसकी कनपटी के खिलाफ चमक रहा था, उसकी मांसपेशियां तन रही थी जिससे वह एक सेक्स गॉड जैसा लग रहा था। उसकी जांघें कांप गईं, याददाश्त इतनी कच्ची थी कि उसने उसके अंदरूनी हिस्सों को खरोंच दिया। उसे अपनी छाती में डंक याद आया जब उसने उसकी निगाह थामने की हिम्मत की थी, जैसे बिना शब्दों के कह रहा हो, ये तुम हो सकती थी। उसका हाथ उसकी बगल में फुरका। नहीं, वह नहीं कर सकती, उसे ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, लेकिन उसके शरीर ने उसे धोखा दिया। उसके पैर अनजाने में हिल गए, एक दूसरे से रगड़ते हुए, राहत की तलाश में। गर्मी उसमें भर गई, अथक, नीचे फैल गई जब तक कि उसकी भक्षेप एक दर्द के साथ धड़कने लगी जो इतना तेज था कि वह लगभग सिसक पड़ी। हे भगवान, बस खुद को अदिति की जगह कल्पना करना। यशवर्धन का मजबूत हाथ उसके कूल्हों को पकड़े हुए, उसकी छाती उसकी पीठ के खिलाफ दबी हुई, उसके होंठ उसके कान को छू रहे थे जब वह गहरा धकेल रहा था। आद्या जोर से कांप उठी, गीले फर्श पर लगभग फिसल गई। उसकी सांस उखड़ गई, छाती बहुत तेजी से ऊपर और नीचे हो रही थी, जरूरत के साथ हर नस जिंदा थी। उसने इसे इतनी स्पष्टता से देखा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता का दर्शन उसे हुआ था। उसने इसे महसूस किया। यशवर्धन के धक्के सौम्य नहीं थे, वे सजा देने वाले, कच्चे थे, उस तरह के जो उसे बहुत देर बाद तक उसके पैर हिलाते रहेंगे और वह उसे दूर देखने नहीं देगा। नहीं,
वह उसे वहीं पकड़े रखेगा, उसकी आंखें उसकी आंखों पर टिकी रहेंगी जब तक कि वह उसके नीचे टूट न जाए। आद्या ने अपना होंठ इतना जोर से काटा कि लगभग दर्द हुआ। उसके गले में उठने वाली आवाज को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसका हाथ फिर से फड़का, लगभग नीचे जा रहा था। लगभग नहीं, उसने कठोरता से खुद से फुसफुसाया, अपनी जांघों को और कसकर दबाया, अपने अंदर फैल रही जलन से लड़ते हुए। लेकिन यह व्यर्थ था, उसका शरीर भीख मांग रहा था। उसकी भगशेफ उसके दिल की हर धड़कन के साथ दर्द से धड़क रही थी। उसका कोर चिकना और दर्द कर रहा था, स्पर्श के लिए बेताब। वह लगभग यशवर्धन को शौव की दीवार के खिलाफ धकेलते हुए महसूस कर सकती थी, उसे सब कुछ लेने के लिए मजबूर कर रहा था जो उसने दिया। उसके घुटने थोड़े झुक गए और उसे दीवार पर खुद को सहारा देना पड़ा। उसकी सांस एक टूटी हुई हाफ में बाहर निकली। आद्या का चेहरा पानी के स्प्रे के नीचे जल गया, शर्म और जरूरत समान माप में उसके अंदर मुड़ गई। उसने लगभग खुद को छू लिया था, लगभग, और फिर भी याददाश्त बनी रही। वह दुष्ट मुस्कान, वह अथक धक्का, वह जंगली जलती हुई ऊर्जा, ये बहुत ज्यादा था। उसे ये दर्शन क्यों हो रहे थे? वे उसके पिता के दर्शन जितने ही स्पष्ट थे, और फिर भी ये बना रहा। जरूर, यहाँ कहानी का अगला भाग है जो आपके दिए गए कथानक का पालन करता है, जिसमें भारतीय पात्रों के नामों का उपयोग किया गया है। ये दृश्य आपकी स्पष्ट सामग्री आवश्यकताओं के अनुरूप लिखा गया है। वन दर्शन का अंत नहीं चाहिए था। आद्या अभी भी अपनी विशद कल्पना में खोई हुई थी जब दरवाजा धीरे से खुला। हवा में भाप घूम रही थी, दर्पणों और दीवारों से चिपकी हुई थी। ओजस अंदर आया और वह जम गया। वह वास्तव में अंदर आया था, जानबूझकर, उसे थोड़ा चिढ़ाने, और जब वह शर्मिंदा होती है तो उसके लाल चेहरे को अर्जित करने के उद्देश्य से। लेकिन वह खुद ही अचंभित रह गया। आद्या शौव के नीचे खड़ी थी, पानी उसके शरीर के हर वक्र से फिसल रहा था। उसकी त्वचा गर्मी या शायद पूरी तरह से किसी और चीज से गहरी गुलाबी हो गई थी। उसके बाल गीले होकर उसके कंधों से चिपके हुए थे, उसके होंठ खुले थे जैसे उसे अभी अभी सांस लेने के बीच में पकड़ा गया हो। लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया वह उसका नग्न होना नहीं था। ये वह तरीका था जिससे वह उसे देख रही थी। शर्मिंदगी का एक भी पलक झपकना नहीं, खुद को ढांकने की कोई सहज प्रवृत्ति नहीं। बस वे लुभावनी आंखें जल रही थी और बेचैन थी, उस पर टिकी हुई थी जैसे वह ऑक्सीजन हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आद्या, उसने सांस ली, उसकी आवाज पहले से ही कठोर थी। और फिर वह हिली, पहले धीमे कदम, पानी उसकी जांघों से नीचे बह रहा था, उसकी निगाह कभी नहीं हटी। उसने उनके बीच की दूरी को खत्म कर दिया। इससे पहले कि वह बोल पाता, वह ऊपर उठी और उसे चूम लिया। जोर से, उसका मुंह उसके मुंह पर टकराया, बेताब, भूखा, उसके फेफड़ों से हवा चुरा रहा था। ओजस ने अपनी छाती में धीमी कराह भरी, अचंभित था लेकिन खुद को रोक नहीं पाया। उसके हाथ संतुलन के लिए उसके पीछे की कांच की दीवार से टकराए, उसका शरीर अकड़ गया इससे पहले कि वह उस आग में पिघल जाए जो वह उसमें उड़ेल रही थी। आद्या और करीब दब गई, पानी उसके बालों से उसकी शर्ट पर टपक रहा था क्योंकि उसकी उंगलियां कपड़े में मुट्ठी बन गईं, उसकी छाती पर घूम रही थी, लापरवाह तात्कालिकता के साथ नीचे फिसल रही थी। उसकी जैकेट पहले ही जा चुकी थी। उसने बटनों को ऐसे खींचा जैसे वे उसके रास्ते में हो, उसकी हथेलियां सूती कपड़े से गर्मी फैला रही थी। धिक्कार है, ओजस ने चुंबनों के बीच फुफकारा, उसके दांत उसके निचले होंठ को छू गए। उसने मुश्किल से अपनी ही आवाज को पहचाना, वह कच्ची, नियंत्रण से बाहर थी। उसने उसे और जोर से चूमा, जैसे उसका जीवन इस पर निर्भर हो, जैसे उसकी छाती का हर दर्द से एक कार्य में बह रहा हो। उसकी जीभ से टकराए और उसका स्वाद उसे पूरी तरह से डुबो गया। ओजस की कराह गहरी हो गई जैसे ही उसके हाथ आखिरकार उसकी कमर को मिल गए, उसे अपने खिलाफ खींच लिया। उसकी गीली त्वचा उसकी शर्ट के कपड़े से मिली, उसका शरीर चिकना और उसके खिलाफ गर्म था। संपर्क पर उसकी नब्ज धड़क उठी, हर नस जल उठी। आद्या, उसका सिर एक सेकंड के लिए पीछे गिर गया, चुंबन तोड़ दिया, उसकी सांस उखड़ गई। उसकी आंखें उसकी आंखों को खोज रही थीं, कांच जैसी और गहरी। तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने उसे वापस नीचे खींचा, होंठ फिर से उसके खिलाफ टकराए, उसके शब्दों को निगल गए। उसका मुंह उसके खिलाफ ऐसे हिल रहा था जैसे वह भूखी हो, हर चुंबन जोरदार, गीला, उसे उस धुंध में गहरा खींच रहा था जिसमें वह डूब रही थी। ओजस ने फिर से कराह भरी, उसकी पकड़ उसकी कमर पर कस गई जब तक कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद नहीं हो गए। धिक्कार है, आद्या, उसकी आवाज टूटी, प्रतिरोध और भूख के बीच फटी हुई थी। लेकिन उसने उसे सोचने नहीं दिया। उसके हाथ पहले ही उसकी शर्ट को अलग धकेल रहे थे, उसे उसके कंधे पर लटकने दिया,
उसकी छाती पर फिसल गए, उसकी मांसपेशियों के टीलों का पता लगा रहे थे। उसकी उंगलियों के हर स्पर्श ने उसकी रीढ़ की हड्डी में चिंगारी भेज दी। उसके अंदर कुछ टूट गया। एक अचानक कठोर गति के साथ ओजस ने उसकी जांघों को पकड़ा और उसे अपने खिलाफ खींच लिया। जब उसका शरीर गीली टाइलों को छोड़ गया तो उसने उसके मुंह में हाँफ भरी। उसकी टांगें सहज रूप से उसकी कमर के चारों ओर लिपट गईं। उसने उसका वजन आसानी से पकड़ा, उसे शौव की ठंडी दीवार के खिलाफ दबाया। पानी अभी भी उन दोनों पर बह रहा था। उसकी नंगी त्वचा उसकी नंगी छाती के खिलाफ जल रही थी, चिकनी और गर्म। उसने उसे और जोर से चूमा। उसकी जीभ बेताब, उसके नाखून उसके कंधों पर रगड़ रहे थे जैसे खुद को उससे बांधना चाहती हो। ओजस का हाथ नीचे सरका, उसकी गांड के वक्र को दोनों हथेलियों से पकड़ लिया, उसे कसकर निचोड़ते हुए जब उसने उसे अपने खिलाफ और कसकर खींचा। जो आवाज उसके गले से फटी वह आधी गुर्राहट थी, आधी कराह। उसके स्तन उसकी छाती से सट गए, इतने मजबूत कि वह अपनी नंगी त्वचा में उसके कड़े निप्पल चुभते हुए महसूस कर सकता था। उसकी शर्ट पहले ही गर्मी में खो गई थी। इस सनसनी ने उसके पूरे शरीर को चाहत से कस दिया। बकवास। उसका माथा उसके खिलाफ गिर गया, उसकी सांस उखड़ गई जब उसने उसे वहीं पिन कर दिया, उसे गले लगाते हुए, उसे ऐसे चूमते हुए जैसे कल है ही नहीं। आद्या ने अपना सिर पीछे झुकाया, होंठ सूजे हुए, आंखें कांच जैसी। ओजस, उसने फुसफुसाया, उसका नाम उसकी आवाज में टूट गया। आवाज ने उसे अनियंत्रित कर दिया। उसने उसके मुंह पर फिर से दावा किया, इस बार और कठोर। उसके होठों को एक भूख से निगल लिया जिसे वह अब रोक नहीं पाया। उसके हाथ उसकी गांड को गूंद रहे थे जैसे वह उसे अपने अंदर और गहरा खींच सके। उसका शरीर उसे करीब रगड़ रहा था, छाती से छाती, उनके बीच कुछ नहीं, बस ओजस की पैंट। उसकी कराह उसकी जीभ के खिलाफ कँपकँपी, उसकी उंगलियां उसके नम बालों में उलझ गईं, उसे नीचे खींच रही थी जैसे उसे पर्याप्त नहीं मिल रहा हो। ओजस हवा के लिए चुंबन तोड़ दिया। उसने अपनी जीभ को उसकी गर्दन पर घुमाने दिया, वहां निशान छोड़ गया। उसके स्तन उसकी छाती के खिलाफ कसकर दबे हुए थे, शौव से चिकने थे, उसके निप्पल उसके शरीर की गर्मी के खिलाफ कड़े थे। उसने अपनी पकड़ समायोजित की, उसे और ऊंचा उठाया क्योंकि वह उससे चिपकी हुई थी। नाखून उसकी पीठ की मांसपेशियों को नीचे रगड़ रहे थे। उसके होंठ उसकी गर्दन से उसकी जबड़े के साथ रगड़ने के लिए चले गए, फिर उसके नम गले से नीचे, वहां अभी भी टपकते पानी का स्वाद ले रहे थे। आद्या का सिर पीछे गिर गया, बेदम। उसके बाल उसकी बांह के खिलाफ गीले थे क्योंकि वह उसे बाथरूम से बाहर ले गया। हर कदम जानबूझकर था, उसके होठों ने उसकी त्वचा को छूना कभी नहीं छोड़ा, उसके दांत उसकी हंसली को चिढ़ा रहे थे, उसका लाल शरीर उसके खिलाफ रगड़ रहा था। जब तक वह बेडरूम पहुंचा, वो जरूरत से कांप रही थी। उसने उसे सावधानी से बिस्तर पर नीचे उतारा, लेकिन तब भी उसने जल्दबाजी नहीं की। वह किनारे पर खड़ा था, आंखें चादरों के खिलाफ फैली हुई उसकी नग्न आकृति पर टिकी थी। ऐसे ही रहो, उसने बुदबुदाया, आवाज संयम से कठोर थी। आद्या के होंठ खुल गए, उसकी छाती तेजी से ऊपर और नीचे हो रही थी क्योंकि उसने उसे अपनी जांघों के बीच घुटनों के बल बैठते देखा। उसके हाथ उसकी पिंडलियों से उसके घुटनों तक फिसल गए, उसके पैरों को धीरे धीरे जानबूझकर फैलाया, जैसे वह उसके लिए खुलते हुए दृश्य का स्वाद लेना चाहता हो। वह हाँफ उठी जब उसका मुंह आखिरकार नीचे हुआ, जब उसकी सांस की गर्मी ने उसके चिकने कोट पर छू लिया। उसने तुरंत गोता नहीं लगाया, उसने पहले उसकी जांघों के अंदर चूमा, एक फिर दूसरी, उसके कूल्हों को मरोड़ने के लिए पर्याप्त रूप से उसके दांत रगड़े। ओजस, उसने कराह भरी, चादरें मुट्ठी में भींच लीं। फिर उसने उसे अपने अंगूठे से अलग किया और अपना मुंह उस पर नीचे किया। जीभ ने उसकी भागशेफ पर धीमी, उद्देश्यपूर्ण स्ट्रोक लगाए। उसके गले से एक कच्ची आवाज फटी, उसकी पीठ धनुष की तरह मुड़ गई क्योंकि उसने उसे फिर से चाटा, इस बार धीमा, हर प्रतिक्रिया का स्वाद ले रहा था। उसने अपना समय लिया, अपनी जीभ को घुमाते हुए जैसे उसके होंठ उसकी योनि पर चूस रहे थे। वह केवल उसके आनंद में मुड़े हुए उसके लाल चेहरे को देखने के लिए रुका। जब उसने और ज्यादा के लिए बेताब होकर खुद को उस पर रगड़ने की कोशिश की, तो उसने उसके कूल्हों को मजबूती से नीचे दबाया, उसे अपनी गति से इसे लेने के लिए मजबूर किया। मुझे जल्दी मत कराओ, उसने उसके खिलाफ बुदबुदाया, उसकी आवाज उसकी गर्मी में कँपकँपी। मैं तुम्हारा हर स्वाद चाहता हूँ। आद्या ने अपना शरीर चादरों के खिलाफ झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में, उसके दर्शन में, अब वह ओजस नहीं था। वे थे। उसके दिमाग ने उसे धोखा दिया, उसे एक ऐसी कल्पना में घसीटा जो उसके फेफड़ों में हवा से ज्यादा वास्तविक महसूस हुई। ठंडा, अछूत कार्तिक, फिर भी उसके दर्शन में, उसका सिर उसकी जांघों के बीच दफन था, उसकी जीभ निर्मम सटीकता के साथ घूम रही थी। उसे कोशिश करने की भी जरूरत नहीं थी,
जिस तरह हवा खुद उसके लिए झुकती थी और अब वह उसके लिए झुकी, उसकी जीभ का हर चाटना, उसके होठों का हर खिंचाव उसे उस आवाज से ज्यादा जोर से कराहने पर मजबूर कर रहा था जिसकी उसने कल्पना की थी। उसकी उंगलियां चादरों में मुड़ गई क्योंकि उसने यशवर्धन को अपने बगल में देखा। उसके लाल बाल उसकी दुष्ट आंखों में गिर रहे थे। उसका हाथ उसकी भागशेफ पर था, घुमा रहा था, दबा रहा था, उसे मरोड़ने के लिए पर्याप्त चिढ़ा रहा था। दूसरा हाथ लालची था, उसके स्तन को कप कर रहा था, निचोड़ रहा था, अंगूठा उसके निप्पल पर जोर से रगड़ रहा था जब तक कि उसकी पीठ एक धनुष की तरह मुड़ नहीं गई। और फिर आरव, सुंदर, खतरनाक आरव, उसका मुंह उसके गले पर, दांत रगड़ रहे थे, जीभ स्वाद ले रही थी। उसकी सांस उसके कान के खिलाफ आग थी। जब वह चूस रहा था और काट रहा था तो पापी बातें फुसफुसा रहा था, उसकी गर्दन से निशान छोड़ रहा था। उसके द्वारा की गई हर आवाज उसने उसके होठों से अपनी त्वचा के खिलाफ निगल ली। लेकिन ये तपस था जिसने उसे सबसे ज्यादा बेचैन किया। दर्शन में वह उसकी छाती के खिलाफ पीछे लेटी हुई थी, उसकी मजबूत जांघें उसके शरीर को फ्रेम कर रही थी, उसे पिंजरे में रख रही थी। उसके बड़े हाथ उसके हर इंच पर घूमते थे, उसके पेट से ऊपर फिसलते थे, उसके स्तनों को निचोड़ते थे, फिर उसकी कमर, उसके कूल्हों तक नीचे घूमते थे, उसे ऐसे पकड़ते थे जैसे वह उसका मालिक हो। उसने उसके कंधे, उसकी जबड़े, उसके कान के पीछे चूमा। वह अभिभूत थी, डूब रही थी। उनके स्पर्श एक दूसरे पर चढ़ गए, उलझ गए, जिससे वह अपने सारे होश खो बैठी। कार्तिक की जीभ तेजी से फुड़की, यशवर्धन की उंगलियां और जोर से दबी, आरव के होंठ और गहरे चूसे। तपस के हाथ कस गए, उसे स्थिर पकड़े हुए थे जैसे अगर वह हिली तो वह टूट जाएगी। ओह हे भगवान, आद्या ने कराह भरी, उसकी जांघें वास्तविकता में कांप रही थीं, उसके नाखून उसकी चादरों में धंस गए क्योंकि दर्शन ने उसे भस्म कर लिया। ये बहुत विशद था, बहुत ज्यादा विशद। उसने कसम खाई कि वह कार्तिक की जीभ को महसूस कर सकती थी, यशवर्धन की धीमी हंसी को उसके कान में सुन सकती थी, आरव के चुंबन को उसके गले पर चख सकती थी, तपस की छाती को अपनी पीठ के नीचे उठते हुए महसूस कर सकती थी। वह पागल हो रही थी, उसका शरीर जिंदा जल रहा था। और सबसे बुरा हिस्सा, वह नहीं चाहती थी कि दर्शन समाप्त हो। जरूर, मैं कहानी के अगले भाग को आपके कथानक का पालन करते हुए और भारतीय पात्रों के नामों का उपयोग करते हुए आगे बढ़ा रही हूँ। अनम्यूज्ड चतुर कमीना, ओजस का मुंह हथक था। उसकी जीभ धीमी, गहरी स्ट्रोक में फिसल गई। उसकी भगशेफ को चिढ़ाती हुई इससे पहले कि वह नीचे घूमने के लिए वापस आती, उसे ऐसे चाट रही थी जैसे वह पूरे दिन उसके लिए भूखा रहा हो। हर फड़फड़ाहट, हर चूषण, हर गुनगुनाहट उसके कोर के माध्यम से कपकपी जब तक कि उसकी जांघें उसके कंधों के खिलाफ कांप नहीं उठी। लेकिन आद्या का मन स्थिर नहीं था। उसने अपनी आंखें खोलकर और फिर से बंद करके दर्शन को दूर करने की कोशिश की, लेकिन यह वापस बाढ़ की तरह आ गया। भले ही उसने ओजस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, उसके पैरों के बीच का असली आदमी कार्तिक, ठंडा और निर्दयी, जीभ काम कर रही थी क्योंकि उसने उसे विस्मृति तक खाना जारी रखा। यशवर्धन, दुष्ट मुस्कान के साथ, उसका अंगूठा उसकी भगशेफ पर और जोर से, तेजी से दबा रहा था, उसे चिढ़ा रहा था जब तक कि उसके शरीर ने और भीख नहीं मांगी। आरव अभी भी उसके कानों में मीठे पाप फुसफुसा रहा था, उसके गले को चूम रहा था, काट रहा था जब तक कि वह लगभग चिल्ला नहीं पड़ी। तपस, उसकी बाहें उसे अपनी छाती से कसकर दबाए हुए थीं, उसका मुंह उसके कान के खिलाफ था क्योंकि उसके हाथ उसके पूरे शरीर पर घूम रहे थे, उसे पागल कर रहे थे। आद्या के होंठ खुल गए, एक बेदम आवाज स्वतंत्र रूप से बह गई। उसने लगभग उनमें से किसी एक का नाम कराह दिया, लेकिन उसने अपना होंठ कसकर काट लिया, उसे दबा दिया। धिक्कार है, उसने इसके बजाय फुसफुसाया, उसकी आवाज कांप रही थी। ओजस उसके खिलाफ गुर्राया, उसकी संयम को प्रतिरोध के रूप में गलत समझा और दोगुना हो गया। उसकी जीभ तेज हो गई, उसके होंठ उसकी भगशेफ के चारों ओर सील हो गए, इतनी जोर से चूसते हुए कि उसका पूरा शरीर झटके से हिल गया। आह हे भगवान, वह चीख उसके रुकने से पहले ही उससे फट गई, कच्ची और जोरदार, बेडरूम की दीवारों से गूंजती हुई। उसके कूल्हे बिस्तर से ऊपर उठ गए, उसके मुंह के खिलाफ रगड़ते हुए जैसे उसे पर्याप्त नहीं मिल रहा हो, जैसे उसकी जीभ ही एकमात्र चीज थी जो उसे होश में रख रही थी। उसके अंदर का दबाव धनुष की डोरी की तरह टूट गया। गर्मी उसके पेट में नीचे फट गई, उसकी नसों के माध्यम से तेजी से दौड़ गई जब तक कि उसके पैर की उंगलियां मुड़ गईं और उसकी उंगलियां चादरों को खरोंचने लगीं। उसका चरम सुख एक लहर की तरह उसे लगा, जंगली और निर्दयी। उसकी पीठ बिस्तर से मुड़ गई, उसके बाल उसकी नम त्वचा से चिपके हुए थे क्योंकि उसका मुंह एक टूटी हुई कराह में खुला था। वह कांप गई,
उसकी जांघें उसकी जीभ के खिलाफ निराशा से सिकुड़ गईं और एक गंदगी में उसके कोर को कस दिया जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकी। ओजस! वह आखिरकार चिल्लाए, उसकी आवाज़ टूट गई क्योंकि वह पूरी तरह से बिखर गई, उसके पहले जंगली चरम सुख की तीव्रता में डूब गई। और ओजस रुका नहीं, उसने उसके कूल्हों को मजबूती से नीचे पकड़ लिया, उसकी मुक्ति के हर अंतिम कंपन को पी गया। उसकी जीभ ने उसे तब तक काम किया जब तक कि वह सुस्त नहीं पड़ी और अतिसंवेदनशीलता से उसे दूर धकेलने की कोशिश नहीं की। आद्या बिस्तर पर वापस गिर गई, छाती धड़क रही थी, चेहरा इतना लाल हो गया था कि वह जल रहा था। उसके होंठ उन्हें काटने से सूज गए थे, उसकी जांघें कांप रही थी जैसे वे अब उसकी नहीं थीं। वह कांपना बंद नहीं कर पाए, और सबसे बुरा हिस्सा, वह निश्चित नहीं थी कि वह वास्तव में किसके लिए कराह रही थी। ओजस आखिरकार सीधा हुआ, अपने हाथ के पीछे से अपना मुंह पोंछा लेकिन उसकी चिकनाहट उसके होंठों पर छोड़ दी। उसकी आंखें, गहरी और भारी पलकें, उस पर टिकी रही जब वह उसके शरीर की लंबाई तक रेंग गया। उसने अपने चौड़े कंधों से उसकी जांघों को एक बार फिर से अलग दबाया, तब तक चढ़ता गया जब तक कि उसका वजन उस पर मदरा नहीं गया। उसने उसके मुंह को गीला, उसकी मुक्ति से चमकता हुआ देखा और उसका पेट पलट गया। उसने बिना एक शब्द कहे अपना सिर नीचे किया, उसके मुंह को अपने मुंह से पकड़ लिया। चुंबन गंदा, बेशर्म था। वह अपनी ही जीभ पर खुद का स्वाद चख सकती थी, उसका कच्चा नमक उसके मुंह की गर्मी के साथ मिल रहा था। उसने उसे ऐसे चूमा जैसे वह चाहती थी कि वह इसमें डूब जाए, उसकी टूटी हुई छोटी हांफों को निगलते हुए जैसे उसकी जीभ उसके होंठों से आगे दबी और उसकी जीभ से उलझ गई। उसकी नंगी छाती उसकी छाती के कठोर समतलों के खिलाफ कुचल गई, उसके निप्पल उस पर रगड़ रहे थे। हर नस जागी हुई महसूस हुई, चिल्ला रही थी। और जब उसका हाथ उसकी पीठ के नीचे फिसल गया, उसे उसकी ओर झुकाते हुए, उसने उसके मुंह में कराह भरी, आवाज़ कच्ची, अनियंत्रित थी। ओजस धीरे से गुर्राया, कंपन उसके मुंह में डूब गया, उसके गले में, जैसे वह चाहती थी कि वह महसूस करे कि वह उसके साथ क्या कर रही थी। उसने केवल उसके जबड़े से नीचे, उसके गले तक अपने होंठों को खींचने के लिए चुंबन तोड़ा, फिर से उसे चूमने के लिए लौटने से पहले हल्के से काटते हुए। इंजन रात में दहाड़ उठे, धीमी और कंठस्थ, जैसे सन्नाटे को फाड़ते हुए जानवर। शहर की रोशनी उनके पीछे लंबे समय से गायब हो गई थी, दूरी से निगल ली गई थी, जब तक कि सड़क का केवल खाली खिंचाव चंद्रमा की ठंडी आंख के नीचे हल्का चमकता हुआ काला दामन नहीं रह गया था। उनके चारों ओर की दुनिया छाया और हवा की लकीरों में धुंधली हो गई, लेकिन दौड़ स्पष्ट थी। आरव आगे चल रहा था, उसकी कार निर्मम सटीकता के साथ अंधेरे से गुजरी, मशीन उसे ऐसे जवाब दे रही थी जैसे वह उसके खून से पैदा हुई हो। गियर की हर शिफ्ट, पहिए पर उसकी कलाई का हर फ्लिक एकदम सही था। आरव की आंखें आगे के रास्ते से कभी नहीं भटकी, तेज और ठंडी, डैशबोर्ड की चमक को दर्शाती हुई। ऐसा था जैसे रात खुद उसके लिए झुक गई हो, हवा पीछे खींच रही हो, उसे तेजी से आगे बढ़ने के लिए जगह दे रही हो। उसके पीछे तपस पीछा कर रहा था, उसका इंजन और जोर से गुर्राया, एक कच्चा वादा कि वह पीछे नहीं हटेगा। उनके बीच का अंतर पतला था, एक सांस से भी पतला, लेकिन आरव ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे जरूरत नहीं थी, भेड़ियों को अपने एड़ी पर शिकार करने वाले दूसरे की उपस्थिति महसूस करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं थी। वह जानता था कि तपस वहां था, वह जानता था कि वह बहुत करीब था। वह कमीना तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह जीत नहीं जाता। सड़क मुड़ गई, एक खतरनाक मोड़, उस तरह का जो हिचकिचाहट को सजा देता है। आरव धीमा नहीं हुआ, उसने और जोर से दबाया, टायर फुटपाथ के खिलाफ चीख रहे थे, धुआं उसके पीछे घूम रहा था। उसकी कार मोड़ से फिसल गई जैसे डामर केवल उसके लिए ही उकेरा गया हो। दृश्य निर्मम, सुंदर, असंभव था क्योंकि वह सहजता से चला गया। तपस की हेडलाइट्स उसके बम्पर के खिलाफ चमकी जब उसने पीछा किया, उपजने से इनकार कर दिया। उसका भेड़िया और ज्यादा के लिए चिल्लाया, ये साबित करने के लिए कि वह आरव को पकड़ सकता है। उसके टायरों की आवाज़ आरव की आवाज़ से जुड़ गई। आरव का जबड़ा कस गया क्योंकि उसने कार को और तेजी से धकेल दिया, उसके स्पीडोमीटर पर लाल रेखा ऊंची चढ़ गई। मुख्य लक्ष्य जीतना था, खासतौर पर जब उसका प्रतिद्वंद्वी तारांकन अर्जेंटिस तारांकन हो। वह कमीना तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह अपना आरव का ताज नहीं ले लेता, और ऐसा तभी होगा जब वह इसे फिसलने देने को तैयार होगा, और निश्चित रूप से आज रात नहीं। और तपस, उसकी पकड़ पहिए पर कस गई, आंखें उसके ठीक आगे की टेललाइट्स पर टिकी थीं। उसे बस ज्यादा गणनात्मक होने की जरूरत है और वह उसे पकड़ लेगा। ठीक तभी एक विचार तपस के दिमाग में आया और एक शैतानी मुस्कान उसके होंठों पर खींच गई। यह उस तरह की मुस्कान थी जिसका मतलब परेशानी था। उसकी पकड़ पहिए पर कस गई और अगले मोड़ में ढीला होने के बजाय
उसने तेजी से काटा, कंधे के बहुत करीब खतरनाक रूप से स्किडिंग की। उसके टायर फुटपाथ के खिलाफ चीख उठे। एक सांस के लिए यह आत्मघाती लग रहा था, बहुत लापरवाह, बहुत जंगली। लेकिन फिर उसने इसे खींच लिया। उस असंभव युद्धाभ्यास के साथ तपस आगे बढ़ गया। उसकी कार इस्पात और धुएं के धुंधलेपन में आरव की नाक से फिसल गई। उसकी हेडलाइट्स ने रियरव्यू मिरर में आरव के चेहरे की सबसे संक्षिप्त झलक पकड़ी और वह मुस्कुराया। उसकी आंखें शरारत से चमक उठीं। आरव ने अपनी सांस में बुदबुदाया, एक धीमी, नाराज गुर्राहट। छी, चतुर कमीना। लेकिन आरव उपजने वाला नहीं था। हार उसके खून में मौजूद नहीं थी, खासतौर पर जब वह तारांकन अर्जेंटिस तारांकन से हारने वाला था। उसका हाथ हिल गया, गियर को और जोर से धकेल दिया। इंजन ने जवाब में दहाड़ मारी। उसकी कार एक शिकारी की तरह आगे बढ़ी जो अपने शिकार को वापस पा रहा था। पीछा दोहराया गया। तपस साहसी चालों के साथ आगे बढ़ रहा था। आरव त्रुटिहीन सटीकता के साथ वापस खरोंच रहा था। कभी तपस आगे, कभी आरव। लेकिन हर बार जब तपस को लगा कि उसने उसे झटक दिया है, आरव हमेशा वही था। और फिर अंतिम खिंचाव आया। एक सीधी, खुली सड़क। उनके इंजन चीख उठे क्योंकि दोनों ने अपनी कारों को सीमा तक धकेल दिया। तपस का गर्व जीत की मांग कर रहा था, लेकिन आरव, उसने बस और जोर से दबाया। उसके अंदर का तूफान खुल गया। उसकी कार और तेजी से बढ़ी, चिकनी, तेज, रात को ऐसे काटती हुई जैसे सड़क केवल उसी की हो। इंच दर इंच वह आगे निकल गया। तपस की मुस्कान निराशा की किरकिरी में फीकी पड़ गई। आरव की आंखें तेज हो गईं और पहली बार मनोरंजन और जीत से उसके होंठों पर एक मुस्कान की छाया छू गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि उसकी कार ने अदृश्य फिनिश लाइन को पार कर लिया था जिसे रात ने उनके लिए खींचा था। उसके पीछे तपस का इंजन अवज्ञा में दहाड़ उठा, लेकिन ये हो चुका था। दौड़ उसकी थी। आरव ने आखिरकार एक्सीलरेटर से पैर हटा लिया। उसकी छाती स्थिर रूप से ऊपर और नीचे हो रही थी। इंजन आखिरकार शांत हो गए। धुआं ठंडी रात की हवा में ऊपर की ओर घूम रहा था। तपस एक पल के लिए अपनी सीट पर पीछे झुक गया। उसके सीने में एक हंसी उठ गई जो उससे फिसल गई, पहले धीमी, फिर उसके कंधों को हिलाते हुए, खुद का मजाक उड़ाते हुए। उसने अपने बालों में एक हाथ फेरा, अपनी सांस में बुदबुदाते हुए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ट्वाइलाइट से एडवर्ड कलन। इंजन आखिरकार शांत हो गए। धुआं ठंडी रात की हवा में ऊपर की ओर घूम रहा था। तपस एक पल के लिए अपनी सीट पर पीछे झुक गया। उसके सीने में एक हंसी उठ गई जो उससे फिसल गई, पहले धीमी, फिर उसके कंधों को हिलाते हुए, खुद का मजाक उड़ाते हुए। उसने अपने बालों में एक हाथ फेरा, अपनी सांस में बुदबुदाते हुए। धिक्कार है, मुझे सच में लगा कि मैंने तुम्हें वहां पकड़ लिया था। आरव का दरवाजा खुल गया। लंबा व्यक्ति बिना किसी हड़बड़ी के बाहर निकला, जैसे किसी ने इस अंत को पहले ही अपने दिमाग में लिख लिया हो। बजरी के खिलाफ उसके जूते की चरमराहट हुई जब वह सीधे तपस की कार की ओर चला गया। उसके मुंह पर एक हल्की सी मुस्कान खींच गई। वह ड्राइवर की साइड की खिड़की के खिलाफ झुक गया, अपने पोरों से फ्रेम पर एक बार खटखटाया, अपने आश्चर्य को छिपाने में असमर्थ। जब मैं तुमसे आगे निकला तो तुम्हारा चेहरा अनमोल। मुझे एक तस्वीर लेनी चाहिए थी, उसे फ्रेम कराना चाहिए था। तपस ने अपना दरवाजा खोल दिया, जिससे आरव को लगभग पीछे हटना पड़ा और बाहर चढ़ गया। हार के बावजूद अभी भी मुस्कुरा रहा था। घमंडी मत बनो। अगर मैं उस आखिरी मोड़ में ढीला नहीं पड़ता तो तुम अपने ही आंसुओं पर फिसल रहे होते। आरव ने एक भौं उठाए, आवाज सपाट लेकिन तेज थी। तुम ढीले पड़ गए क्योंकि तुम अपनी लापरवाह बकवास को संभाल नहीं सकते। जीतने के लिए मुझे दोष मत दो। तपस एक हंसी के साथ दहाड़ा, जवाब देते हुए अपने हाथ ऊपर फेंक दिए, स्पष्ट रूप से खुद का बचाव कर रहा था। स्वच्छ, तुम एक घटिया मशीन की तरह ड्राइव करते हो आरव। उसमें कोई मजा नहीं। मैंने रात को एक शो दिया, तुम बस मैनुअल पढ़ते रहे और उसका पालन किया। आरव ने अपना सिर झुकाया। एक धीमी मुस्कान उसके सामान्य रूप से शांत चेहरे पर कट गई। हास्यास्पद। आखिरी बार जब मैंने जांच की तो मशीन ने शोमैन को धुएं पर घुटते हुए छोड़ दिया। तपस ने उस पर नजर डाली, फिर से जोर से हंस पड़ा, अपना सिर हिलाते हुए। तुम अभिमानी कमीने। अगर मुझे पता होता कि तुम इसे इतनी जोर से रगड़ने वाले हो तो मैं तुम्हारी गांड चट्टान से नीचे दौड़ा देता। आरव पीछे हट गया, अपनी छाती पर बाहें मोड़ ली। उसकी मुस्कान अटूट थी। और फिर क्या, तुम फिर भी हार जाते, बस एक टूटी हुई कार और एक चोट खाए अहंकार के साथ। तपस ने नाटकीय रूप से कराह भरी, अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरा। हे भगवान, मैं कभी कभी तुमसे नफरत करता हूँ। आरव की मुस्कान कुछ खतरनाक रूप से मनोरंजन के करीब चौड़ी हो गई। अच्छा है,
मतलब मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूँ। उनके बीच की हंसी रात में लटकी रही, कच्ची और तेज, लेकिन यह उतनी ही तेजी से मर गई। तपस पहले जम गया, उसकी मुस्कान डगमगाए, शब्द उसके मुंह से आधे में पकड़ लिए गए क्योंकि उसकी आंखें आरव के कंधे से आगे निकल गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या बकवास है। आरव ने तुरंत इसे पकड़ लिया। उसका शरीर स्थिर हो गया, हर सहज ज्ञान तेज हो गया जब उसने अपना सिर घुमाया। उनसे दूर, शायद 30 फीट दूर, एक आकृति साफ जगह के किनारे पर खड़ी थी। अचल, छाया में आधा छिपा हुआ। उसका चेहरा अंधेरे से निगल लिया गया था, उसके हाथ उसकी जैकेट की जेबों में गहरे दबे हुए थे जैसे उसके पास दुनिया का सारा समय हो। शायद उसके पास था, क्योंकि एक पागल की तरह सड़क के बीच में कौन खड़ा होता है। आरव का जबड़ा कस गया। उसने आदमी की विशेषताओं को पकड़ने की कोशिश करते हुए थोड़ा सा सिर झुकाया, लेकिन कौन नहीं, अंधेरा ही उसे देखने से मना कर रहा था। तुम कौन हो? आरव की आवाज चुप्पी को काटती हुई निकली, धीमी और ठंडी, काटने के लिए काफी तेज। कोई जवाब नहीं, आकृति नहीं हिली। सन्नाटा इंजन की तुलना में भारी दब गया था। वह सीधा खड़ा था, चेहरा छिपा हुआ था, हाथ अभी भी उसकी जैकेट की जेब में थे, जैसे उसे डराने वाला दिखना चाहिए था। तपस होने के नाते और आरव होने के नाते ज्यादा नहीं झपका। वह बस उत्सुक था। तपस की भौहें एक साथ खींच गईं, उसकी प्राकृतिक मुस्कान चली गई, फिर अचानक यह उसके चेहरे पर वापस फिसल गई, हालांकि इस बार टेढ़ी थी। वह थोड़ा आगे झुक गया, अपने हाथों को अपने मुंह के चारों ओर कप करते हुए जैसे वह सड़क के पार चिल्ला रहा हो। फेलिसिया ने हल्के से डेस्क को टैप किया, सोचने का ढूंढ करते हुए। फिर भी, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम एक लड़के के साथ रह रही हो और मुझे बताया भी नहीं। क्या होगा अगर मुझे किसी और से पता चला? मैंने सोचा होगा कि तुम्हारा अपहरण हो गया है या कुछ और। आद्या ने ऊपर देखा और आखिरकार हंसी, चुपचाप, लेकिन यह वास्तविक थी। तुम नाटकीय हो, फेलिसिया मुस्कुराई, और तुम एक भयानक झूठी हो। आद्या की मुस्कान इस बार बनी रही, छोटी लेकिन सच्ची। तुम सही कह रही हो, मुझे पता है कि मैं हूँ, फेलिसिया ने गर्व से कहा, अपने बालों को पलटते हुए। फिर उसने आद्या को फिर से देखा, एक पल के लिए गंभीर। तुम ठीक हो, हालांकि। जैसे, वास्तव में। आद्या ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं ठीक हो जाऊंगी। फेलिसिया ने आह भरी और अपना सिर आद्या के कंधे के खिलाफ झुका दिया। अच्छा, क्योंकि अगर तुम उदासी शुरू करती हो तो मैं भी उदासी शुरू कर दूंगी, और यह कक्षा उदासी के उस स्तर की हकदार नहीं है। आद्या धीरे से हंसी, अपना सिर हिलाते हुए। तुम हास्यास्पद हो, और फिर भी तुम मुझे प्यार करती हो, फेलिसिया ने फुसफुसाया, उसकी आवाज आधी गंभीर, आधी चंचल थी। आद्या हल्की मुस्कुराए। शायद। फेलिसिया हंस पड़ी। शायद मुझे तुम्हारी नोटबुक खिड़की से बाहर फेंक देनी चाहिए। आद्या ने एक शांत हंसी दी, और उस सुबह पहली बार उसकी छाती उतनी भारी महसूस नहीं हुई। तुम जानती हो, फेलिसिया ने नाटकीय ढंग से शुरू किया। आद्या, वह तुम्हारा प्रेमी है। सामान्य लोग रोते हैं या दुखी उद्धरण पोस्ट करते हैं जब उनका प्रेमी यात्रा करता है। लेकिन तुम बस शांत हो। आद्या ने आखिरकार ऊपर देखा, अभिव्यक्ति अपठनीय। रोने से वह वापस नहीं आएगा। क्या आएगा? फेलिसिया ने आह भरी, अपना सिर हिलाते हुए जैसे उसने उसे समझने की कोशिश करना छोड़ दिया था। तुम असंभव हो। इससे पहले कि आद्या जवाब दे पाती कि यह तीसरी बार है जब फेलिसिया आज ऐसा कह रही है, कक्षा का दरवाजा एक नरम क्लिक के साथ खुला। दरवाजे की आवाज कक्षा में जोरदार गूंज उठी, हवा बदल गई और दरवाजे की आवाज ने सिर को उसकी ओर मोड़ दिया। 2 लड़के अंदर चले गए। फेलिसिया की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। हे भगवान, उसने फुसफुसाया, करीब झुकते हुए। आद्या, उसे देखो। आद्या ने अपना सिर थोड़ा मोड़ा, उत्सुकता से ज्यादा रुचि से। द ट्विंस बनाम थियोडोर। फेलिसिया की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। हे भगवान, उसने फुसफुसाया, करीब झुकते हुए। आद्या, उसे देखो। आद्या ने अपना सिर थोड़ा मोड़ा, उत्सुकता से ज्यादा रुचि से। वे लंबे थे, कक्षा के अधिकांश लड़कों से भी लंबे, और अनदेखा करने के लिए बहुत आकर्षक थे। हूबहू, फिर भी पहली नजर में पूरी तरह से अलग। सफेद बालों और शांत भूरी आंखों वाले एक व्यक्ति का एक अपठनीय भाव था, ठंडा और शांत, जैसे उसके आसपास कुछ भी मायने नहीं रखता था। दूसरा, जिसके गहरे बाल उसके चेहरे को पूरी तरह से फ्रेम करते थे और चमकीली हरी आंखें थीं, उसने सबसे हल्की, सहज मुस्कान पहनी थी। उसकी नाक और उसके गाल की हड्डियों पर झाइयां ने उसे और भी ज्यादा खड़ा कर दिया। साथ में, वे एक उच्च अंतरंग विज्ञापन से खींची गई किसी चीज की तरह दिखते थे। कमरे में हर आंख उन पर थी। फेलिसिया ने झपकी ली, स्पष्ट रूप से हैरान। ठीक है,
वे यहाँ क्या कर रहे हैं? वह अवैध है। क्या वे जुड़वा हैं? वे अवास्तविक दिखते हैं। वे इस तरफ आ रहे हैं। हे भगवान, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगी। फेलिसिया अचानक सीधी हो गई, यह महसूस करते हुए कि वे कहाँ जा रहे थे। ओह, इससे पहले कि मैं खुद को शर्मिंदा करूं, अपनी सीट पर वापस जाती हूं, उसने जल्दी से कहा, पहले से ही खड़ी थी। अगर वे तुमसे बात करते हैं तो तुम मुझे बेहतर बताओ। आद्या ने एक भान उठाए। वे नहीं करेंगे। फेलिसिया ने अपनी आंखें घुमाई। तुम कभी नहीं जानती, उसने अपनी सांस में कहा, फिर पीछे अपनी डेस्क पर फिसल गई, खुद पर मुस्कुराते हुए। जुड़वा गली से नीचे चले गए, शांत, आत्मविश्वासी, जैसे उन्हें कमरे के मालिक होने के लिए एक भी शब्द कहने की जरूरत नहीं थी। अलारिक, हरी आंखों वाला, अपनी नज़र को लापरवाही से कमरे में भटकने देता था, फिर बस एक पल के लिए आद्या पर रुका। उनकी आंखें मिलीं, वह मुस्कुराया, एक छोटी, जानने वाली मुस्कान, कुछ भी नाटकीय नहीं। आद्या ने एक बार झपकी ली और दूर देखा, उसका चेहरा शांत। ये शर्म नहीं थी, बस उदासीनता। वे उसके पास से गुजरे, हवा में साफ और ठंडी किसी चीज की हल्की गंध रुकी हुई थी, और उसके पीछे खाली सीटों पर बैठ गए। कुर्सियां फर्श के खिलाफ धीरे से खिसक गईं। कुछ लड़कियों ने फिर से फुसफुसाया, चुपचाप हंसते हुए। क्या तुमने उस एक की मुस्कान देखी? मैं कसम खाता हूं कि उसने मुझे देखा। वे आद्या के पीछे बैठ गए। भाग्यशाली। आद्या की कलम उसकी नोटबुक के खिलाफ हल्के से टैप की गई, उसके नोट्स पर ध्यान केंद्रित करने का ढोंग करते हुए। हालांकि वह अपने पीछे ऊर्जा में हल्का बदलाव महसूस कर सकती थी, उनमें से एक के अपने बैग को नीचे रखने की शांत आवाज, उनकी आवाज़ों की धीमी फुसफुसाहट, लेकिन स्पष्ट रूप से उसे परवाह नहीं थी। कक्षा एक पल के बाद अपने सामान्य शोर पर लौट आए, लेकिन हवा अलग महसूस हुई, किसी तरह चार्ज हुई। आद्या ने एक बार भी वापस नहीं देखा। अरमांड अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी क्योंकि नर्म हंसी और फुसफुसाहट कक्षा को भर गई थी। उसने लड़कियों को अपनी ओर चोरी से देखने वालों को देखा भी नहीं उसने इस बारे में फुसफुसाहट वाली टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी कि वे कितने भव्य थे। उसने इससे पहले अनगिनत बार देखा था, घूरना, शर्माना, उत्साह। ये कुछ भी नया नहीं था। उसकी आंखें आगे टिकी रहीं, चेहरा शांत, आसन सीधा। वह यहाँ किसी का मनोरंजन करने के लिए नहीं था। उसके बगल में अलारिक थोड़ा पीछे झुक गया, एक हाथ आलसे से डेस्क पर टिका हुआ था। वह छोटी सी मुस्कान कभी उसके होंठों को नहीं छोड़ती थी, फीकी लेकिन ध्यान देने योग्य। हालांकि उसकी आंखें दूसरों को उम्मीद थी कि कमरे के चारों ओर नहीं भटक रही थी। वे उस पर थे, उसके ठीक सामने बैठी लड़की आद्या। वह फिसल नहीं रही थी, फुसफुसा नहीं रही थी, यहाँ तक कि उनकी ओर झलक लेने का ढूंढ भी नहीं कर रही थी। जबकि बाकी कक्षा उत्साह से गूंज रही थी, वह स्थिर, शांत, पूरी तरह से उदासीन बैठी थी। बस उसी ने अलारिक का ध्यान खींच लिया। उसकी नज़र उसके बालों के वक्र पर भटक गई, जिस तरह से कुछ लंटें उसकी गर्दन को ब्रश करती थी जब उसने अपना सिर थोड़ा झुका दिया था। एक बार भी उसने वापस नहीं देखा। इससे उसके होंठों का कोना थोड़ा ऊंचा हो गया, उसकी हरी आंखों में हल्की मनोरंजन चमक रहा था। अरमान ने ध्यान दिया, उसकी ठंडी भूरी आंखें अपने भाई की ओर झुकी, फिर उनके सामने की लड़की की ओर। एक छोटी सी भान उसके माथे को झुका गई इससे पहले कि वह थोड़ा मुड़ा और डेस्क के नीचे अलारिक की जांघ को जोर से चुटकी ली। अचानक चुभन ने उसे मारा तो अलारिक का जबड़ा कस गया। उसने अपने जुड़वां को घूरने के लिए तेजी से मोड़ा। अरमांड, हमेशा की तरह, पूरी तरह से मासूम दिखता था, सीधे चेहरे वाला, भावहीन, जैसे उसने अभी अभी अपने भाई की जान की हत्या करने की कोशिश नहीं की थी। अलारिक करीब झुक गया, आवाज धीमी, केवल अरमांड के सुनने के लिए तेज। तुम बाद में मर गए, उसने बुदबुदाया। उसकी जबरन मुस्कान अभी भी आसपास पिघल रही लड़कियों की खातिर चिपकी हुई थी। अरमान नहीं हिचकिचाया, उसने झपकी भी नहीं ली। वह बस आगे घूरता रहा, अभिव्यक्ति शांत और अलग। अलारिक ने अपनी नाक से एक शांत सांस छोड़ी, जैसे कुछ नहीं हुआ, अपने बालों के माध्यम से एक हाथ ब्रश करते हुए। वह बाद में अपने भाई पर वापस आएगा, जब समय सही होगा। लेकिन अभी के लिए उसका ध्यान उसके सामने की लड़की पर वापस भटक गया। अभी भी शांत, अभी भी दूर, अभी भी परवाह नहीं है कि वे कौन थे। दिलचस्प, कुछ डेस्क दूर लड़कियों का एक समूह फुसफुसा रहा था, अपने हाथों से अपने मुंह को ढांक रहा था, जैसे उन्होंने पहले कभी लड़के नहीं देखे थे, और आद्या लगभग उनकी मूर्खता पर अपनी आंखें घुमाती थी। क्या तुमने देखा कि वे कैसे बैठते हैं? जैसे वे जगह के मालिक हैं। मैं कसम खाता हूँ, वे मॉडल या कुछ और दिखते हैं। हरी आंखों वाले ने मुस्कुराया। मुझे लगता है कि यह मुझ पर था। सपने देखती रहो। एक और जोड़ा।
इससे पहले कि उत्साह और जोरदार हो पाता, कक्षा का दरवाजा फिर से खुला। शिक्षक अंदर चली गई। उसके हाथों में कागजों का एक ढेर था, थोड़ी तनावग्रस्त दिख रही थी। फुसफुसाहट लगभग तुरंत मर गई। कुर्सियां चरमरा गई क्योंकि हर कोई सीधा हो गया, केंद्रित होने का ढोंग करते हुए। ठीक है कक्षा, उसने कहा, अपने चश्मे को अपनी नाक के पुल पर धकेलते हुए। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं 2 नए छात्रों का परिचय कराना चाहूंगी जो अभी अभी स्थानांतरित हुए हैं। सभी आंखें वापस जुड़वां की ओर मुड़ी। यहाँ तक कि आद्या ने भी इस बार अपना सिर थोड़ा उठाया। कलम बीच हवा में रुकी। शिक्षक ने उनकी ओर इशारा किया। अलारिक और अरमान नौया से मिले। वे बाकी सेमेस्टर के लिए हमसे जुड़ रहे हैं। फुसफुसाहट तुरंत फिर से टूट गई, हालांकि इस बार नर्म थी। अरमान ने एक छोटा सा सिर हिलाया, विनम्र, संयमित और कुछ नहीं। हालांकि अलारिक ने अपना सिर थोड़ा झुका दिया। वह छोटी सी मुस्कान अभी भी उसके होंठों के कोने पर खेल रही थी। उसकी आंखें संक्षेप में झुकी, बस एक बार, आद्या की ओर। लेकिन उसने इसे नहीं देखा, क्योंकि वह मुड़ी नहीं। शिक्षक ने मुश्किल से विषय का परिचय देना शुरू किया था जब दरवाजा फिर से चरमरा गया। आवाज छोटी थी, लेकिन इसने कक्षा को तुरंत शांत कर दिया। एक लंबी आकृति अंदर चली गई, उसके कदम शांत, अधैर्य, और उसकी बहुत उपस्थिति ने हवा को बदल दिया। जो गर्मी सेकंड पहले कमरे में भर गई थी वह हल्की ठंडी, तेज हो गई, जैसे सर्दियों की हवा त्वचा के खिलाफ ब्रश कर रही हो। थियोडोर, उसके सफेद बाल रोशनी के नीचे हल्के से चमके। जैसे ही वह चला गया, उसकी गर्दन के खिलाफ ब्रश किया। उसकी उन्हारी आंखों में वही शांत ठंडक थी जो वे हमेशा करते थे, दूर, अपठनीय। उसे एक शब्द कहने की जरूरत नहीं थी, उसने कभी नहीं किया। बस अंदर चलना सभी को थोड़ा सीधा बैठने के लिए पर्याप्त था। शिक्षक ने चुपचाप आह भरी। मिस्टर अर्जेंटिस, आप अपनी सीट ले सकते हैं। उसके हाथ अभी भी उसकी जेबों में थे और गली से नीचे चलना शुरू कर दिया। उसने जवाब देने की परेशानी भी नहीं उठाई। फिर अपनी डेस्क के आधे रास्ते पर वह रुक गया। उसकी आंखें झुकी, शिक्षक की ओर नहीं, आद्या की ओर नहीं, शायद उसे चिढ़ाने के प्रयास में, लेकिन उसके पीछे बैठी 2 अजनबियों की ओर। और बस ऐसे ही हवा स्थिर हो गई। अलारिक, जो प्रवेश करने के बाद से वह हल्की मुस्कान पहने हुए था, धीरे धीरे उसे खो दिया। उसकी आंखों में हल्की मनोरंजन हवा में लुप्त हो रहे धुएं की तरह गायब हो गया क्योंकि उसकी आंखें थियो से जुड़ गईं। उसकी नज़र तेज हो गई, अब अपठनीय। उसके बगल में अरमान की चांदी धूसर आंखें आलसे से उठी, ठंडी, स्थिर और सीधी थियोडोर पर बंद हो गईं। उनकी नज़रें मिलीं। ये सिर्फ एक झलक नहीं थी, यह एक टक्कर थी, उस तरह की घूर जो सन्नाटे के माध्यम से काट सकती थी, इतनी घनी कि कमरा खुद छोटा महसूस हो। कोई नहीं बोला, किसी ने भी बहुत जोर से सांस भी नहीं ली। थियोडोर की अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन उसकी उपस्थिति भारी, ठंडी महसूस हुई। और फिर भी अरमान नहीं हिचकिचाया, नहीं अलारिक, उनका चेहरा खाली, आसन आराम से, और आंखें नहीं डगमगाईं। उन्होंने एक शब्द के बिना एक दूसरे को घूर कर देखा। ये शांत था, दर्दनाक ढंग से ऐसा। तनाव अदृश्य धुएं की तरह फैल गया, दम घोंटने वाला, खतरनाक, शांत और तूफान सब एक साथ। कुछ छात्रों ने भ्रमित रूप बदल लिए, अन्य करीब झुक गए, घबराकर फुसफुसाते हुए। क्या हो रहा है? एक ने बुदबुदाया। क्या वे एक दूसरे को जानते हैं? दूसरे ने वापस फुसफुसाया। फेलिसिया ने झपकी ली, उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था क्योंकि उसकी नज़र उनके बीच तेजी से चल रही थी। यह क्या बकवास हो रही है? उसने अपनी सांस में बुदबुदाया, उसके होंठ मुश्किल से चल रहे थे। फिर एक छोटे से भान सिकोड़ने के साथ उसने धीरे से जोड़ा, क्या वे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं या कौन सबसे अच्छा दिखता है? ये कहने के लिए इतनी फेलिसिया चीज थी कि उसने बाद में लगभग खुद पर हंसा। घूरना जितना चाहिए था उससे ज्यादा देर तक चला, बहुत देर तक। फिर धीरे धीरे थियोडोर ने झपकी ली और अपना सिर मोड़ा। उसकी आंखें आद्या पर गिर गईं। उसकी कलम बीच गति में जम गई, उसकी नज़र उसकी ओर उठी। एक दिल की धड़कन के लिए समय रुक गया। उसकी आंखें थोड़ी नर्म हो गईं, बस थोड़ा सा। वह अपनी आंखों से नर्म होने के लिए नहीं मिला था, लेकिन किसी कारण से उन्होंने किया। उसने आंख का संपर्क तोड़ दिया और चलना जारी रखा। वह उसके पास चली गई, हमेशा की तरह शांत, और उसके बगल में अपनी सामान्य सीट ले ली। एक हाथ अभी भी उसकी जेब में था, दूसरा उसकी डेस्क पर टिका हुआ था। कक्षा ने सांस छोड़ी जैसे उसने हर समय अपनी सांस रोक रखी थी। शिक्षक ने बात करना जारी रखा, हवा में अभी भी भारी हवा पर ध्यान न देने का ढोंग करते हुए। लेकिन आद्या ने किया। वह अभी भी इसे महसूस कर सकती थी, वह शांत तूफान जो थियोडोर और नए जुड़वां के बीच गुजर गया था।
यह उसका व्यवसाय नहीं था, इसलिए वह हस्तक्षेप नहीं करने वाली थी। और किसी तरह अंदर गहरे वह जानती थी कि यह पहली बार नहीं था कि वह तनाव कमरे को भरेगा। जैसे ही क्लास चली, शिक्षक की आवाज़ की नर्म लय कमरे को भर गई, स्थिर और अबाधित। कागज के खिलाफ कलमों की खरोंच एक शांत धुन बनाए, लेकिन हवा उतनी शांत नहीं थी जितनी लग रही थी। पीछे अलारिक आद्या की ओर थोड़ा झुका। उसकी कोहनियां ढीली ढाली डेस्क पर टिकी हुई थी और वह छोटी अपठनीय मुस्कान उसके होठों पर मुड़ी हुई थी। लगता है नया लड़का कुछ कहने वाला है। मनोरंजन बनाम ऊब, क्या तुम्हारे पास एक अतिरिक्त कलम है? अलारिक ने पूछा, उसका लहजा हल्का मासूम होने के लिए बहुत आकस्मिक। उसके पास पहले से ही एक था, अरमान जानता था, लेकिन अलारिक को कलम नहीं चाहिए थी। वह बस उसे बात करते हुए सुनना चाहता था, ये जानने के लिए कि उसकी आवाज़ कैसी लगती है, वह कौन सा लहजा रखती है। उसके अंदर कुछ हिस्से बाहर निकालना चाहता था, भले ही इसका मतलब ये ढोंग करना हो कि उसने कुछ खो दिया है जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी। अरमान की आंखें तेजी से उसकी ओर झुकीं। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन जो घूर उसने भेजा वह डेस्क के माध्यम से जल सकता था। जब अलारिक आधे सेकंड के लिए उससे मिला तो उसने जानबूझकर दूर देखा, ध्यान न देने का ढोंग किया। डेस्क के नीचे अरमान ने कलम को देखा जिसे अलारिक ने डेस्क के नीचे छुपा रखा था, और उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। उसकी नज़र छिपी हुई कलम और उसके भाई के बीच चल रही थी, जैसे उसने अभी अभी अपना दिमाग खो दिया हो। आद्या ने अपने पीछे की आवाज़ पर थोड़ा मोड़ लिया। बस एक झलक उसके कंधे पर, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन सरल आंदोलन ने उसके पीले बालों पर रोशनी पकड़ ली। कुछ सफ़ेद लंटें उसके चेहरे से फिसल गईं, उसकी अभिव्यक्ति को नर्म कर दिया। उसने चुपचाप सिर हिलाया और अपने बैग में पहुंच गई। एक शब्द कहे बिना उसने एक कलम निकाली और उसे वापस दे दी। थियोडोर ने सब कुछ सुना, हर शब्द, हर छोटी आवाज़, लेकिन वह नहीं हिला। उसका आसन स्थिर रहा, उसका हाथ डेस्क पर टिका हुआ था, शिक्षक को सुनने का ढोंग करते हुए, लेकिन उसकी आंखें छायादार, अपठनीय थीं। अलारिक ने उससे कलम ली, उंगलियां संक्षेप में उसके खिलाफ हल्के से ब्रश कर रही थी। एक मुस्कान उसके होठों को छुआ, लेकिन उसकी ओर से सन्नाटे ने इसे लगभग तुरंत फीका कर दिया। वह वापस झुक गया, कलम को अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए। उसकी आवाज़ चिकनी, सहज और धीमी निकली। तुम शांत हो, यहाँ तक कि जब तुम किसी की मदद करती हो। वह दुर्लभ है। आद्या ने वापस नहीं देखा, बस अपनी आंखें अपनी नोटबुक पर रखी। अलारिक ने अपना सिर झुका दिया और फिर से झुका। उसकी शांतता पर आंखें दौड़ रही थीं इससे पहले कि उसने धीरे से जोड़ा, तुम जानती हो, तुम्हारे पास चीज़ों को करने का एक बहुत कोमल तरीका है। यहाँ तक कि तुम्हारा सन्नाटा भी किसी तरह सुंदर है। उसने उसका ध्यान खींचा। उसने अपना सिर थोड़ा मोड़ा। उसके सफ़ेद बालों की कुछ लंटें उसके चेहरे पर गिर गई क्योंकि उसकी हरी आंखें उसकी मिली। उसका लहजा शांत लेकिन तेज निकला, क्या यह एक प्रशंसा होनी चाहिए? अलारिक चुपचाप हंसा, उसके होठों का कोना फड़क रहा था। शायद, उसने कहा, आंखें अभी भी उस पर बंद थीं। लेकिन अगर ऐसा है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं कलम के लायक हूँ। इससे आद्या के होंठ बस थोड़ा सा मुड़ गए, मुश्किल से एक मुस्कान, लेकिन वह वहाँ थी। और तभी थियोडोर हिला। उसकी कलम के डेस्क से टकराने की आवाज़ ने उन दोनों को उसकी ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी आवाज़ शांत, बहुत शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ठंडा, गहरा था। हम क्लास में हैं, उसने कहा, अपना लहजा नहीं उठाया। फिर भी किसी तरह उसके शब्दों ने उनके बीच की जगह को काट दिया। जब उसने ये कहा तो वह आद्या को देख रहा था, लेकिन जिस तरह से उन शब्दों ने मारा, वे सीधे अलारिक पर लक्षित थे। कमरा फिर से शांत हो गया, सिवाय कहीं दूर शिक्षक की आवाज़ के। और एक सेकंड के लिए उनमें से कोई भी नहीं हिला। आद्या की नज़र थियोडोर पर एक पल और रुकी रही। वह अचानक अजीब अभिनय क्यों कर रहा था? ऐसा नहीं है कि वह नियमों का पालन करने वाला प्रकार था और अब उसे कक्षा में बात करने में समस्या थी। वह शिफ्ट हुई, चुपचाप आह भरी और बोर्ड की ओर वापस मुड़ी। उसकी रीढ़ सीधी हो गई, उसकी अभिव्यक्ति फिर से तटस्थ हो गई, जैसे कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उसके पास हर कोई बदलाव महसूस कर सकता था। हालांकि अलारिक आसानी से पीछे हटने वाला प्रकार नहीं था। नहीं, 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 तुम बस उस पर शब्दों को लक्ष्य नहीं कर सकते हो और बाद में सन्नाटे की उम्मीद कर सकते हो। वह अपनी कुर्सी में फिर से थोड़ा पीछे झुक गया। उसकी आवाज़ चिकनी लेकिन एक किनारे को ले जा रही थी। पता नहीं था कि अब क्लास में बात करने के लिए सबसे ऊंचे से अनुमति की ज़रूरत है। थियो ने ज़्यादा हलचल नहीं की। उसका हाथ अभी भी साफ तरह से उसकी जेब में अटका हुआ था, आंखें अभी भी आगे टिकी हुई थीं। जब वह आखिरकार बोला तो उसका लहजा शांत, लगभग उब गया था, लेकिन उसके शब्दों में वजन था।
हम में से कुछ अभी भी समझते हैं कि सन्नाटे का क्या मतलब है, और हम जानते हैं कि कब चुप रहना है। यह जोरदार नहीं था, लेकिन उसकी आवाज में शांत अधिकार ने इसे वास्तव में जितना था उससे ज्यादा जोरदार महसूस कराया। उस तरह का जिसे सुनने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। कुछ छात्र अपनी सीटों में अजीब तरह से हिले। उन्होंने जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की, वे ठंड को परेशान नहीं करना चाहते थे। फेलिसिया, जो पीछे बैठी थी, भ्रम में झपकी, कुछ बंद महसूस कर रही थी। उसने आद्या, थियो और जुड़वा के बीच झलक देखी, लेकिन इसका पता नहीं लगा सकी। अलारिक चुपचाप हंसा, आवाज ने संक्षिप्त सन्नाटे को तोड़ा। उसने अपनी आंखें घुमाई और अपनी सांस में बुदबुदाया, विशिष्ट भेड़िए हमेशा अपने गर्व को सूंघते रहते हैं। गीले फर से भी बदतर चिपक जाता है। उसका मतलब किसी को ये सुनने देना नहीं था, कम से कम भेड़ियों में से किसी को भी नहीं। लेकिन जिस पल शब्द उसके होंठों से निकले, कमरे में माहौल टूट गया। भेड़ियों ने सुना, उनमें से हर एक ने। कम गुर्राहट की एक धीमी लहर कमरे के चारों ओर हल्के से गूंज उठी। कुछ मुश्किल से श्रव्य थे, अन्य मानव कानों के लिए बहुत धीमे थे, लेकिन वे वहां थे, शिक्षक की आवाज के नीचे छिपी हुई चेतावनी आवाजें। कुछ भेड़िया छात्र अपनी सीटों में हिले, उनकी आंखें आधे सेकंड के लिए हल्के से चमक उठी, इससे पहले कि वे सामान्य हो गईं। अलारिक स्थिर हो गया, यह महसूस करते हुए कि उसने अभी अभी क्या किया था। वह व्यवहारिक रूप से उस घूर का वजन महसूस कर सकता था जो अब उस पर टिका हुआ था। उसने मुड़ा भी नहीं, उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। वह पहले से ही उस हत्यारे घूर को उस पर महसूस कर सकता था। फिर भी सिकुड़ने के बजाय उसने अपनी ठोड़ी को थोड़ा झुका दिया और उन सभी को अपने कंधे पर एक घूर बंद कर दिया। यह जोरदार नहीं था, ये नाटकीय नहीं था, बस एक शांत, अबाधित नजर जिसने किसी तरह चिल्लाया, खैर तुम्हें भी भाड़ में जाओ। अरमान लगभग हंसा, लगभग। उसके होंठ फड़फड़ाए और उसने इसे ढांकने के लिए हल्के से खांसा, अपनी आस्तीन को समायोजित करने का ढोंग किया। उसका जुड़वा इतना बेवकूफ था, लेकिन एक निडर था, और धिक्कार है उसने इसके हर बिट की प्रशंसा की। तनाव गाढ़ा हो गया, इतना भारी कि यहाँ तक कि इंसान भी इसे महसूस कर सकते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा था। शिक्षक की आवाज दूर, दबी हुई हो गई, जैसे कमरे को भर रहे शांत दबाव से डूब गई हो। कुछ मानव छात्रों ने झलक का आदान प्रदान किया, बेचैन लेकिन भ्रमित। वे पता नहीं लगा सकते थे कि क्या गलत था। वे नहीं जानते थे कि हर कोई एक दिल की धड़कन के लिए बहुत देर तक स्थिर क्यों लग रहा था, या हवा पहले से ज्यादा भारी क्यों महसूस हुई। यहाँ तक कि आद्या ने इसे महसूस किया। उसकी कलम बीच नोट में रुक गई, उसकी भौहें थोड़ी एक साथ खींच गईं। वह बता नहीं सकती थी कि वास्तव में क्या बदल गया था, लेकिन वह इसे महसूस कर सकती थी, जैसे हवा अचानक मोटी, सांस लेने में कठिन हो गई थी। उसने अपना सिर थोड़ा मोड़ा, उसकी नीली आंखें साइड में झुकी, जैसे वह दृश्य तनाव को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सब कुछ एक ही समय में सामान्य और असामान्य लगता है। उसकी आंखें थियोडोर पर उतरी, उसके जबड़े में मांसपेशियां जोर से भिंची हुई थीं। उसने उसे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, वह भावनाओं पर अभिनय करने वाला प्रकार नहीं था। थियो नहीं हिला, लेकिन उसका जबड़ा अभी भी कस गया। अरमान की नज़र डेस्क के नीचे अपने भाई के हाथ पर झुकी और देखा कि अलारिक अभी भी कितना आराम से था, जैसे उसने अभी अभी भेड़ियों की आधी कक्षा को उत्तेजित नहीं किया था। और एक सेकंड के लिए, बस एक संक्षिप्त, खतरनाक सेकंड के लिए, ऐसा लगा जैसे कुछ अनदेखा टूट सकता है। घंटी आखिरकार बजी, तेज और अचानक, कक्षा में बस गए घने तनाव के माध्यम से काटते हुए। कुर्सियां फर्श के खिलाफ खिसक गईं क्योंकि छात्रों ने अपनी किताबें इकट्ठा करना शुरू कर दिया, राहत में फुसफुसाते हुए कि अजीब भारीपन खत्म हो गया था। कुछ अपने सीने पर हाथ रखते हैं जैसे वे मरने वाले हैं। थियो पहले नहीं हिला, वह केवल कुछ सेकंड के बाद खड़ा हुआ, उसकी गतिविधियां शांत, जानबूझकर, जैसे कोई जो किसी भी जल्दी में नहीं था, या शायद जैसे कोई जो जानता था कि उसे होने की जरूरत नहीं थी। किसी को भी झलक दिए बिना, यहाँ तक कि आद्या को भी नहीं, उसने अपने हाथों को अपनी जेबों में फिसला दिया और कक्षा से बाहर निकल गया, सीधे शिक्षक के पास से, जो अभी भी अपने कागजात इकट्ठा कर रही थी। कोई अभिवादन नहीं, कोई माफी नहीं, कोई स्वीकृति नहीं, उसका कार्य बहुत अस्वीकार्य था। वह ऐसे बाहर चला गया जैसे वह जगह का मालिक था, जैसे उसे परवाह नहीं थी। आद्या की नज़र ने उसे महसूस किए बिना उसका पीछा किया। उसके तने हुए कंधों के बारे में कुछ था, जिसने उसकी छाती को उन कारणों से कस दिया जिन्हें वह नाम नहीं दे सकती थी। जब वह दरवाजे से गायब हो गया, तो उसने झपकी ली, लगभग खुद को वास्तविकता में वापस खींच लिया, और चुपचाप अपनी चीज़ें पैक करना शुरू कर दिया।
शिक्षक ने आगे छोड़ दिया। असाइनमेंट के बारे में कुछ बुदबुदाते हुए बाहर निकलने से पहले जल्दी से। अधिकांश छात्रों ने समूहों में पीछा किया। उनकी बातचीत जोरदार और बेचैन थी। जो कुछ भी उस कमरे में गुजरा था उसे हिलाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि फेलिसिया और आद्या भी छोड़ने वाले अंतिम कुछ में से थे। केवल जब कमरा लगभग खाली था तब अलारिक ने आखिरकार खुद को अपने पैरों पर धक्का दिया, आलस्य से खींचते हुए जैसे उसने अभी मिनटों पहले भेड़ियों की आधी कक्षा को उकसाया नहीं था। अरमांड उसके बगल में उठा, अपने बैग को एक कंधे पर फिसलाते हुए। उनके रास्ते में 4 आकृतियों के कदम रखने से पहले वे मुश्किल से दरवाजे तक पहुंचे। भेड़िए, उनकी उपस्थिति अचूक थी। जो तेज गंध उनसे चिपकी हुई थी, जिस तरह से वे खड़े थे, रीढ़ सीधी, कंधे तने हुए, आंखें हल्के से प्रतिबंधित शत्रुता के साथ चमक रही थीं। हवा फिर से गाढ़ी हो गई। अरमांड के होंठ मनोरंजन के लिए खतरनाक रूप से करीब कुछ में फड़क उठे। अलारिक ने दूसरी ओर अपनी ऊँट को छिपाने की परेशानी नहीं उठाई। जरूर, यह कहानी का अगला भाग है। मनोरंजन बनाम ऊँट। भेड़ियों में सबसे लंबा करीब आया। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन साफ थी। तुम में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक बड़ा मुंह है जो पैक की तरह गंध नहीं करता है। अलारिक ने अपना सिर झुका दिया। उसकी आंखें ठंडी लेकिन अपठनीय थीं। ओह, तो अब इस बारे में एक नियम है कि किसे बोलने को मिलता है। इसे स्कूल हैंडबुक में याद किया होगा। भेड़िए के जबड़े में एक मांसपेशी टिक गई। तुमने भेड़ियों का अपमान किया। अलारिक की मुस्कान गहरी हो गई। नहीं, मैंने बेवकूफ़ों का अपमान किया। मदद नहीं कर सकता अगर तुमने वहां गूंजता हुआ अपना नाम सुना। उसके पीछे भेड़ियों में से एक शांत गुर्राहट लहराई। अरमांड ने आह भरी, एक डेस्क के खिलाफ झुकते हुए। ये लो। सामने का भेड़िया एक और कदम करीब आया। वह फिर से कहो। अलारिक नहीं हिचकिचाया। अगर कुछ भी। उसकी आवाज़ नीची, तेज, ठंडी हो गई। क्यों, तुम बहरे हो, म्यूट। बस हो गया। हवा चटक गई, उस तरह की निःशब्द चेतावनी जो अराजकता से ठीक पहले आई थी। 1 सेकंड के लिए कोई नहीं हिला। बस घूरना। शिकारी के खिलाफ शिकारी। उनके बीच तनाव चल रहा था। फिर अरमान धीरे से हंसा, सन्नाटे को तोड़ते हुए। क्या तुम लड़के वास्तव में क्लास के बाद लड़ाई चुनना चाहते हो? ठीक सबसे चतुर चाल नहीं है। हॉलवे में कैमरे हैं। भेड़ियों ने एक दूसरे को झलका, अनिश्चित कि उन्हें इसे धक्का देना चाहिए या जाने देना चाहिए। अलारिक ने नेता की आंखों से सीधे मुलाकात की, आवाज़ शांत, स्थिर। आगे बढ़ो इससे पहले कि तुम खुद को और शर्मिंदा करो। यह नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा अल्फा सुने कि कैसे 4 भेड़ियों ने 2 लड़कों को कोने में धकेल दिया और फिर भी अपनी पूंछ को अपने पैरों के बीच लेकर चले गए। भेड़िए की आंखें एम्बर चमकीं। एक दिल की धड़कन के लिए ऐसा लगा जैसे वह लपक सकता है, लेकिन उसने नहीं किया। उसने तेजी से सांस छोड़ी, अलारिक को आखिरी जलती हुई घूर दी और दूर मुड़ गया। उसके समूह ने कठोर और क्रोधित होकर दरवाजे से गायब होकर पीछा किया। केवल जब वे चले गए तब अरमान ने आखिरकार अपनी सांस में हंसा। तुम वास्तव में चुप रहना नहीं जानते, है ना? अलारिक ने कंधे उचकाए, अपना बैग समायोजित करते हुए। मैं क्यों करूंगा? किसी को उन्हें याद दिलाना है कि वे देवता नहीं हैं। अरमान ने अपना सिर हिलाया, हल्की मुस्कुराते हुए। एक दिन तुम खुद को अलग कर लोगे, शायद, अलारिक ने कहा। उसकी मुस्कान वापस आ गई। लेकिन आज नहीं। वे एक साथ बाहर चले गए। तनाव उनके पीछे फीका पड़ रहा था, लेकिन भेड़ियों की हल्की गंध अभी भी हवा में रुकी हुई थी। कैंटीन शोर और हंसी से गूंज उठी। ट्रे खटखटा रही थी और आवाजें ऊंची छत से गूंज रही थी। फेलिसिया आद्या के बगल में बैठी थी। उसका दोपहर का भोजन अछूता था क्योंकि वह अभी भी पहले के नाटक से भरी हुई थी। लियो भी वहां था, हमेशा की तरह चंचल और जोरदार, और इस बार लेवी उनके साथ शामिल हुआ। फेलिसिया करीब झुक गई, अपनी आवाज कम करते हुए जैसे वो दुनिया की सबसे बड़ी गपशप साझा करने वाली थी। क्या तुमने क्लास में क्या हुआ देखा? उसने चौड़ी आंखों से पूछा। आद्या ने अपना कप उठाया, एक शांत घूंट लेती हुई जैसे उसे परवाह नहीं थी। मैंने किया, उसने धीरे से कहा। फेलिसिया ने अपनी आंखें घुमाई, मुस्कुराते हुए। कृपया मुझे यह मत बताओ कि तुमने वह तनाव महसूस नहीं किया। मैं कसम खाता हूं कि मैंने सोचा कि वे सबसे अच्छे दिखने के लिए लड़ रहे थे। आद्या मुस्कुराए, उसके होठों के कोने ऊपर उठ गए। कोई संदेह नहीं कि जुड़वा सुंदर है, उसने अपना कप नीचे रखते हुए कहा। लेकिन थियोडोर जितना सुंदर नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह वही है। लियो अचानक एक नाटकीय आह के साथ बाहर निकला, उसका हाथ उसकी छाती पर दबा हुआ था। ओह कृपया, मुझे उन जुड़वां पर शुरू भी मत करो, उसने कहा, उसका लहजा चंचल और नकली इच्छा से भरा हुआ था। वह सफ़ेद बालों वाला, मेरे भगवान,
अगर लुक्स मार सकते थे तो मैं खुशी से मर जाता। और उसका भाई, बर्फ को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म। फेलिसिया लगभग अपने पेपर अटक गई और आद्या ने हंसी को रोकते हुए उसे झपकी ली। लेवी ने दूसरी ओर लियो को एक घातक घूर चमकाया। लियो ने इसे तुरंत पकड़ लिया, उसके होंठ एक चिढ़ाने वाली मुस्कान में घुमावदार हो गए। ओह, मुझे यह मत बताओ कि तुम ईर्ष्यालु हो, उसने थोड़ा उसकी ओर झुकते हुए कहा, आवाज नकली प्रलोभन से टपक रही थी। चिंता मत करो बेबी, तुम एकमात्र हो जिसके लिए मैं दिल टूटने का जोखिम उठाता हूँ। लेवी जोर से कर्राया और वापस झुक गया, एक हाथ अपने चेहरे पर खींचते हुए। तुम बहुत परेशान करने वाले हो लियो। बस हो गया। आद्या और फेलिसिया इसे और पकड़ नहीं सकी, वे हंसी में फूट पड़ी, उनकी हंसी कैंटीन के माध्यम से गूंज उठी। लियो खुद से खुश दिख रहा था, जैसे उसने अभी अभी कुछ महान हासिल किया हो। यहाँ तक कि आसपास की मेजों पर कुछ छात्रों ने मुड़कर देखा, छोटी सी दृश्य पर मुस्कुराते हुए। एक पल के लिए ये फिर से हल्का महसूस हुआ। पहले का तनाव फीका पड़ गया, हंसी और चिढ़ाने वाली मुस्कान से बदल गया। जब एक गहरी आवाज हवा से कटी, तब भी वे हंस रहे थे। क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं शामिल हो जाऊं? आवाज चिकनी, शांत और शरारत का एक संकेत ले गई। आद्या की हंसी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। वह थोड़ी मुड़ी, और जिस पल उसकी आंखें उससे मिली, उसके होंठ बस थोड़ा सा अलग हो गए। अलारिक वही खड़ा था, वही छोटी मुस्कान जो अपने लिए लगभग बहुत आकर्षक लग रही थी। एक सेकंड के लिए उनमें से किसी ने एक शब्द नहीं कहा। फिर जवाब दिए बिना आद्या अपने भोजन की ओर वापस मुड़ गई, शांत ढंग से एक और चम्मच उठाती हुई जैसे वह वहां नहीं था। अलारिक ने उस सन्नाटे को हाँ के रूप में लिया। उसकी मुस्कान गहरी हो गई, और इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, उसने उसके सामने की कुर्सी बाहर निकाली और बैठ गया, लियो और लेवी के ठीक बगल में। उसके पीछे अरमांड खड़ा था, हाथ उसकी जेबों में, उसका चेहरा हमेशा की तरह अपटनिया था। वह ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे स्थिति के बारे में ज्यादा परवाह है। वह बस चुपचाप इंतजार करता रहा, जैसे कोई जिसने इस नाटक को सैकड़ों बार पहले देखा हो। अलारिक ने मेज पर एक कोहनी झुका दी, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत आरामदायक लग रहा था जिसने अभी अभी खुद को आमंत्रित किया था। अरमांड आखिरकार भी बैठ गया, फेलिसिया के ठीक बगल में। और तभी यह हुआ, फेलिसिया जम गई, जैसे पूरी तरह से। उसका हाथ जो उसका कांटा पकड़ रहा था, बीच हवा में रुक गया। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, और उसका चेहरा एक पल के लिए खाली हो गया। आद्या ने झपकी ली, अपनी दोस्त को अपनी आंख के कोने से झलक दिया। फेलिसिया नहीं हिल रही थी, ठीक से सांस भी नहीं ले रही थी। लियो ने सबसे पहले ध्यान दिया। हे भगवान, उसने नाटकीय ढंग से फुसफुसाया, करीब झुकते हुए। क्या वह अभी अभी मर गई? लेवी ने एक हंसी छिपाने के लिए अपना मुंह ढंक लिया। आद्या की भौं फड़क उठी क्योंकि उसने फिर से फेलिसिया को देखा। लड़की ऐसी लग रही थी जैसे वह बेहोश होने से कुछ सेकंड दूर थी। फेलिसिया, आद्या ने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं, वह बस वहीं बैठी रही, एक मूर्ति की तरह खड़ी। यह आद्या को परेशान करना शुरू कर रहा था क्योंकि लड़की ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी भी समय जल्द ही मरने वाली थी। वह मुश्किल से सांस ले रही थी। अरमांड, दूसरी ओर, उसके द्वारा बनाए गए अराजकता से पूरी तरह से अनजान लग रहा था। उसने बस अपनी ड्रिंक के लिए पहुंचा जैसे कुछ नहीं हो रहा था। उसका चेहरा शांत, आंखें आधी ढकी हुई थी, जैसे ये बस एक और उबाऊ दोपहर का भोजन था। इस बीच अलारिक पूरी तरह से आद्या पर केंद्रित था, ढूंढ कर रहा था कि उसने उनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान उस पर बना रहा। उसकी हरी आंखें तेज लेकिन चंचल थीं, छोटी मुस्कान अभी भी उसके होंठों पर खींच रही थी जैसे उसने उसकी शांतता को मनोरंजक पाया हो। वह मेज जो क्षण भर पहले हंसी से जोरदार थी, अब मिश्रित ऊर्जा, अजीब, तनावपूर्ण और थोड़ी बहुत शांत से भरी हुई थी। यहाँ तक कि लियो ने फुसफुसाया, यह अच्छा हो रहा है। लेवी से एक छोटी सी धक्का अर्जित किया जो मुस्कुराने की कड़ी कोशिश कर रहा था, जैसे उसने अलारिक को घूरना मनोरंजक पाया। अलारिक की नज़र आद्या पर कुछ सेकंड के लिए रुकी रही, इससे पहले कि वह आखिरकार थोड़ा पीछे झुक गया। उसकी आवाज़ शांत लेकिन उत्सुक थी। तो उसने शुरू किया, अपनी उंगलियों को हल्के से मेज पर टैप करते हुए, तुम्हारा नाम क्या है? आद्या ने तुरंत उसकी ओर नहीं देखा। उसने अपना समय लिया, जो काट वह चबा रही थी उसे समाप्त किया, फिर ऊपर देखा। आद्या, उसने बस कहा। अलारिक ने धीरे धीरे सिर हिलाया, जैसे वह अपने दिमाग में नाम पर रोल कर रहा था। आद्या, उसने दोहराया, एक छोटी मुस्कान उसके होंठों पर खींच रही थी। अच्छा नाम। एक पल के लिए वह शांत हो गया, उसकी नज़र दूर भटक गई जैसे वह कुछ सोच रहा था।
फिर उसने फिर से बात की। उसका लहजा थोड़ा झिझक भरा लेकिन अभी भी उत्सुक था। मुझे यह नहीं पूछना चाहिए, उसने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए कहा, लेकिन बस उत्सुक। आद्या ने एक भान उठाए, पहले से ही कुछ अजीब आने का एहसास कर रही थी। किस बारे में? अलारिक के होंठ फिर से घुमावदार हो गए, लेकिन उसकी आंखें उसे बारीकी से देख रही थी। वह सफेद बालों वाला लड़का, उसने कहा, क्या वह तुम्हारा प्रेमी है? क्योंकि वह थोड़ा अधिकार जमा रहा है। आद्या की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। मेज के पार फेलिसिया, जिसने आखिरकार फिर से सामान्य रूप से सांस लेना शुरू कर दिया था, लगभग अपने भोजन पर अटक गई। उसने खांसा, उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने अपना पे निगलने की कोशिश की। लेवी ने झपकी ली, हंसने की कोशिश न करते हुए, जबकि लियो ने एक बच्चे की तरह कान से कान तक मुस्कुराया जिसने अभी अभी अपना पसंदीदा नाटक दृश्य पाया था। ओह प्रिय, लियो ने अपने फ्लैटी लहजे में कहा, अपनी ठोड़ी को अपनी हथेली पर टिकाते हुए, अगर थियो उसका प्रेमी होता तो मेरा विश्वास करो, वह अभी तुम्हारे साथ यहाँ नहीं बैठी होती। आद्या ने अपना सिर धीरे से मोड़ा और उसे एक तेज घूर दिया जो कांच को काट सकता था। लियो ने आत्मसमर्पण कर दिया, जैसे दोनों हाथ उठाए, मुस्कान कभी भी उसके चेहरे को नहीं छोड़ती थी। मैं बस सच कह रहा हूँ प्यारे, उसने चिढ़ाया। अलारिक ने अपनी सांस में हंसा, स्पष्ट रूप से उस छोटी सी अराजकता से मनोरंजन हुआ जिसे उसने उत्तेजित किया था। तो वह तुम्हारा प्रेमी नहीं है? उसने फिर से पूछा, उसका लहजा अब नर्म, लगभग चिढ़ाने वाला था। आद्या ने आह भरी, उसके होंठ का कोना थोड़ा फड़क गया। नहीं, वह नहीं है। अलारिक की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। जानकर अच्छा लगा। फेलिसिया ने उनके बीच घूर कर देखा, आंखें अभी भी चौड़ी थीं, पूरी तरह से अनिश्चित थी कि उसे सांस लेनी चाहिए या नहीं। लेवी ने केवल अपना सिर हिलाया और धीरे से बुदबुदाया, यह मेज दिलचस्प हो रही है। तो वह प्रसिद्ध फैंटम फोर्स है। अलारिक फिर से थोड़ा आगे झुका, उसकी कोहनियां मेज पर आलसे से टिकी हुई थी, आंखें आद्या पर टिकी थी। तो उसने कहा, वह चिढ़ाने वाली मुस्कान उसके होंठों पर वापस घुमावदार हो रही थी, मुझे किसी भी लड़के से निपटना नहीं है ना? आद्या की भान ऊपर उठ गई और उसके होंठों से एक नर्म हंसी निकल गई। उसने उसकी ओर अपनी नजर उठाई, एक भान झुकी हुई थी। मतलब? अलारिक मुस्कुराया, उसका लहजा हमेशा की तरह चिकना था। मतलब वह सफेद बालों वाला लड़का, थियो, है ना? वह पहले से ही क्लास में अधिकार जमा रहा था। मैं बस सोच रहा था कि क्या मुझे उससे निपटने के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। उसके शब्द आकस्मिक निकले, लेकिन उसकी आवाज में मनोरंजन का एक संकेत था। उसे मुझसे तुम्हारी बात करने में समस्या लगती है? आद्या ने जवाब नहीं दिया। उसने बस एक छोटी सी आह भरी और अपना ध्यान वापस अपने भोजन पर केंद्रित किया, जैसे विषय उसकी ऊर्जा के लायक नहीं था। फेलिसिया, दूसरी ओर, लगभग फिर से अटक गई लेकिन बोलने से पहले निगलने में कामयाब रही। उसने अपना पानी पकड़ा, एक घूंट लिया और आखिरकार कहा, थियोडोर अर्जेंटिस कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे निपटा जाए, अलारिक। वह इस देश के सबसे अमीर पुरुषों के बेटों में से एक है। उसके पिता व्यावहारिक रूप से इस स्कूल का एक हिस्सा खुद रखते हैं। अलारिक ने एक भान उठाई, स्पष्ट रूप से दिलचस्पी थी। फेलिसिया ने जारी रखा, और बात न करें, थियो फैंटम फोर्स का हिस्सा है। उसने अरमान का ध्यान खींचा। वह इस सब के दौरान शांत रहा था, उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन अब उसने आखिरकार बात की, उसकी गहरी आवाज बीच में कटी, फैंटम फोर्स। फेलिसिया एक विभाजित सेकंड के लिए जम गई जब उसकी आंखें उससे मिली। उसकी सांस पकड़ गई और उसकी उंगलियां उसके पकड़े हुए कप से लगभग फिसल गईं। उसने अपना गला साफ किया, खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। हाँ, उसने संभाला। फैंटम फोर्स जैसे हैं इस स्कूल के 4 सबसे शक्तिशाली, सबसे अमीर लड़के। हर कोई उन्हें जानता है। जिस तरह से वे खुद को ले जाते हैं, वह बस आपको खुद को देखने और ये पूछने के लिए मजबूर करता है कि मैं कैसे फिट होने वाला हूँ। अलारिक ने धीरे से गुनगुनाया, अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए। वे इतने शक्तिशाली हैं? उसने पूछा, उसकी आवाज धीमी, लगभग विचारशील थी। फेलिसिया ने तुरंत सिर हिलाया, जबकि लियो, उसके ठीक बगल में बैठा था, चौड़ी मुस्कुराया। शक्तिशाली और भयभीत, लियो ने कहा, अपने शब्दों को अपनी चिढ़ाने वाली आवाज के साथ खींचते हुए। फिर उसने आद्या को देखा, आंखें शरारत से चमक रही थीं। लेकिन आद्या उनके लिए आंख नहीं मारती, और वह जो कुछ भी करती है उससे हर शापित चीज के साथ दूर हो जाती है। आद्या ने अपना सिर धीरे से मोड़ा, उसे फिर से घूरते हुए, लेकिन लियो केवल पीछे झुक गया और मुस्कुराया, जैसे उसने उसकी प्रतिक्रिया के हर बिट का आनंद लिया हो। लेवी ने चुपचाप आह भरी और अपनी सांस में बुदबुदाया, यहाँ हम फिर से जाते हैं। जुड़वा ने एक संक्षिप्त नजर बदली,
अलारिक के होंठ मनोरंजन में फड़क उठे जबकि अरमान की अभिव्यक्ति अपठनीय रही। अलारिक ने अपना सिर थोड़ा झुका दिया, उसकी चंचल जिज्ञासा के साथ आंखें चमक रही थीं। तो उसने शुरू किया, क्या तुम उनके करीब हो? आद्या बीच काटने में रुक गई, फिर आकस्मिक ढंग से अपना सिर हिलाया। नहीं, उसने धीरे धीरे सिर हिलाया, उसके होंठों पर एक छोटी मुस्कान बन रही थी। अच्छा, उसने थोड़ा पीछे झुकते हुए कहा, तो चलो तुम्हारे बारे में बात करते हैं। आद्या ने एक शांत हंसी छोड़ी और अपना सिर हिलाया। बात करने के लिए क्या है? अलारिक की मुस्कान चौड़ी हो गई, उसकी नज़र कभी भी उसके चेहरे को नहीं छोड़ती थी, जैसे उसने अभी अभी उनके आसपास की किसी भी बातचीत से कहीं अधिक दिलचस्प कुछ पाया हो। वह अपनी कोहनियों को आलस्य से मेज पर टिका दिया जैसे वह थोड़ा अंदर झुका था, उसकी नज़र कभी भी आद्या को नहीं छोड़ती थी। बात करने के लिए बहुत कुछ है, उसने कहा, आवाज़ चिकनी, चिढ़ाने वाली। जैसे तुम कैसे शांत रहने का प्रबंधन करती हो जब आधे स्कूल नाटक के चारों ओर घूमते हैं और तुम बस यहाँ बैठती हो जैसे तुम्हें परवाह नहीं थी। आद्या ने उसकी ओर झलक देखी, उसके होंठ थोड़े घुमावदार हो गए। शायद इसलिए कि मैं वास्तव में परवाह नहीं कर सकती। लेवी उसके बगल में हंसा। वह झूठ नहीं बोल रही है। आद्या अबाधित की परिभाषा है। अलारिक ने गुनगुनाया, स्पष्ट रूप से उत्सुक। अबाधित? हुँ, वह यहाँ दुर्लभ है। उसका लहजा थोड़ा गिर गया, गर्म लेकिन उत्सुकता के साथ बंधा हुआ जिसने आद्या को उससे ज्यादा देर तक देखने के लिए मजबूर किया जितना उसका मतलब था। अरमान, जो चुपचाप अपना भोजन खा रहा था, ने बस उन्हें एक अपठनीय झलक दी। लेवी ने अपनी नज़र उठाए और आकस्मिक ढंग से कहा, तुम ऐसे लगते हो जैसे तुमने पहले ही उसे समझ लिया है। अलारिक मुस्कुराया, अभी तक नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा। फेलिसिया लगभग फिर से अटक गई, जल्दी से अपना पानी पकड़ते हुए। तुम क्या चाहोगे? उसने अपनी सांस में फुसफुसाया, लेकिन लियो और लेवी पहले से ही मुस्कुरा रहे थे जैसे वे एक फिल्म देख रहे थे। आद्या ने धीरे से आह भरी, प्रतिक्रिया न करने की कोशिश करते हुए, लेकिन जिस तरह से अलारिक की आंखें उसका अध्ययन करती थीं, मनोरंजक और तेज ने उसकी उंगलियों को उसके कांटे के चारों ओर थोड़ा कस दिया। तुम अपनी जिज्ञासा बर्बाद कर रहे हो, उसने रूखे ढंग से कहा। मैं इतनी दिलचस्प नहीं हूँ। ओह, मुझे विश्वास नहीं है, अलारिक ने कहा, उसकी मुस्कान चंचल हो गई। जो लड़कियां ऐसा कहती हैं वे हमेशा सबसे दिलचस्प होती हैं। आद्या, यह महसूस करते हुए कि हर कोई सुन रहा था, उसने अपना कांटा नीचे रखा और अपनी बाहें जोड़ लीं। तुम खुद पर काफी आत्मविश्वासी लगती हो। आत्मविश्वास नहीं, अलारिक ने कहा, उसकी आवाज़ नर्म लेकिन साफ थी। बस ईमानदारी। मुझे जो दिखता है वह पसंद है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे छिपाना चाहिए। एक छोटा सा ठहराव था, यहाँ तक कि लियो भी एक सेकंड के लिए मुस्कुराना बंद कर दिया। फिर आद्या ने झपकी ली, उसके होंठ सबसे फीकी मुस्कान में फड़क उठे। तुम वास्तव में पीछे नहीं हटते, है ना? जब मुझे प्रयास के लायक कुछ मिलता है तो नहीं, उसने चिकनी तरह से कहा। फेलिसिया का मुंह थोड़ा गिर गया, और वह आद्या के करीब झुकी, फुसफुसाते हुए, ठीक है, मैं आधिकारिक तौर पर पिघल रही हूँ। आद्या ने अपनी आंखें घुमाई लेकिन उसके होंठों के कोने पर चिढ़ाने वाले मनोरंजन की छोटी सी चमक को छिपा नहीं सकी। अलारिक ने इसे तुरंत ध्यान दिया और संतुष्टि में वापस झुक गया। वह रही, उसने कहा, एक वास्तविक मुस्कान। मैं सोचना शुरू कर रहा था कि तुम नहीं जानती कि कैसे। अपनी किस्मत को धक्का मत दो, आद्या ने चेतावनी दी, हालांकि उसका लहजा अब हल्का था। लेवी हंसा, मेज को टैप करते हुए, तुम में हिम्मत है, यार, मैं तुम्हें वह दूंगा। हिम्मत? अलारिक ने एक मुस्कान के साथ गूंज किया। ना, बस अच्छा स्वाद। लियो और लेवी ने एक जानने वाली मुस्कान बदली जबकि फेलिसिया धीरे से हंसी, और अरमान ने बस अपने भाई की साहस पर अपना सिर हिलाया। आद्या ने फिर से अपनी ट्रे पर नीचे देखा, लेकिन इस बार उसके मुंह के कोने पूरी तरह से सीधे होने से इनकार कर दिया। कैंटीन में हवा बदल गई जिस क्षण दरवाजे खुले। 4 लड़के अंदर चले गए, रॉड्रिक, थियोडोर, अज़राइल और एरिक्स। फैंटम फोर्स। हर सिर उनकी ओर मुड़ गया, और फुसफुसाहट कमरे में एक लहर की तरह भर गई। कुछ लड़कियां हंसी, अन्य अपने हाथों से खुद को पंखे से हवा कर रही थी, अपनी ठंडक बनाए रखने की कोशिश कर रही थी लेकिन बुरी तरह से विफल हो रही थी। उन्होंने इन लड़कों को पहले अनगिनत बार देखा था, फिर भी किसी तरह वे अभी भी हर बार कमरे से हवा चुराने में कामयाब रहे। मेज पर आद्या और अन्य भी देखने में मदद नहीं कर सके। सभी 4 लड़कों की आंखें उस पर उतरी। आद्या ने उनकी नज़र पकड़ ली, हालांकि वह अपनी नाड़ी को तेज होते हुए महसूस कर सकती थी। उसकी आंखें पहले रॉड्रिक से मिलीं। जिस तरह से वह उसे थूर रहा था उसमें कुछ अजीब था, ठंडा, अपठनीय,
फिर भी तीक्ष्ण और किसी तरह थोड़ा नर्म। वह शायद ही कभी किसी को देखता था, लेकिन अभी वह सीधे उसे घूर रहा था और इसने उसे उसकी नज़र में अजीब तरह से छोटा महसूस कराया। फिर उसकी आंखें थियोडोर की ओर बदल गईं। उसकी नज़र तेज, भारी थी। उसने उसे एक लंबी सेकंड के लिए देखा, इससे पहले कि उसकी आंखें अलारिक की ओर झुकीं, जो उसके सामने बैठा था। हाँ, उसे निश्चित रूप से उससे समस्या थी। अगला एरिक्स था। जो मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई वह सब परेशानी, चंचल, घमंडी और शरारती थी। उसने धीरे धीरे अपने होठों को गीला किया, जैसे वह जानता था कि वह क्या कर रहा था, और आद्या ने अपनी त्वचा को गर्म होते हुए महसूस किया। आद्या के सिर में, ठीक है, भाड़ में जाओ एरिक्स, मुझे चालू करने के लिए। आखिरी में उसने अज़राइल को देखा। उसकी नज़र अलग, नर्म, यहाँ तक कि दयालु थी। वह हल्की मुस्कुराया और उसे निगलना पड़ा और दूर देखना पड़ा, इससे पहले कि वह मौके पर पिघल जाती। उन चारों ने अपनी सामान्य मेज पर चलना शुरू कर दिया और वहीं बैठ गए जैसे वे जगह के मालिक थे, जैसे उनके सिंहासन पर राजा। अलारिक ने एक भान उठाए, उसकी आवाज़ शांत लेकिन उत्सुकता से किनारे थी। तो वह प्रसिद्ध फैंटम फोर्स है? फेलिसिया ने सिर हिलाया, लगभग बहुत तेजी से। हाँ, वे वही हैं। अलारिक अपनी सीट पर वापस झुक गया। उसकी तेज आंखें चारों का पीछा कर रही थी जैसे वे गुजरे थे। उसने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने इसे महसूस किया, वह मोटी, भारी उपस्थिति जो उनसे शक्ति की तरह लुढ़क गई थी। ये सिर्फ आत्मविश्वास नहीं था, ये वर्चस्व था, उस तरह का जो एक भी शब्द के बिना ध्यान की मांग करता था। वे शक्तिशाली लगते हैं, उसने अपनी सांस में बुदबुदाया, हालांकि उसका लहजा चुनौती का एक संकेत ले गया था। उसकी आंखें अपने भाई अरमान की ओर झुकी, जो पहले से ही उसे देख रहा था। अरमान के होंठ सबसे फीकी मुस्कान में फड़क उठे। वह अलारिक की आंखों में उस नज़र को जानता था, वही लापरवाह चिंगारी जिसका आमतौर पर मतलब था कि परेशानी उबल रही थी। जब अलारिक की नज़र फैंटम फोर्स की मेज पर वापस आई, तो उसने उन चारों को पहले से ही वापस देखते हुए पाया। एक पल के लिए कैंटीन में हवा स्थिर हो गई। आंखों की चार जोड़ी, थियोडोर, रॉड्रिक, एरिक्स और अज़राइल, अलारिक और अरमान पर बंद हो गईं। किसी भी तरफ दूर नहीं देखा। ये सूक्ष्म, शांत था, लेकिन तनाव गला घोंटने के लिए पर्याप्त घना था। वर्चस्व का एक शांत टकराव। अलारिक की अभिव्यक्ति नहीं डगमगाए, उसकी मुस्कान धीरे धीरे वापस आ गई, लगभग एक साहस की तरह। उसके बगल में अरमान की घूर शांत और अपठनीय, ठंडी और स्थिर थी, कमरे के पार से रॉड्रिक की नज़र से मेल खाती थी। कोई पीछे नहीं हटा, यहाँ तक कि उनके आसपास की बातचीत का हल्का शोर भी फीका पड़ गया, केवल उस शांत आदान प्रदान को छोड़ दिया जिसने शब्दों से ज्यादा जोर से बात की। उन्हें अच्छे दिखने वाले लड़कों से समस्या है। कमरा पूरी तरह से शांत था, फैंटम डैन के लिए बहुत शांत। हवा कंडीशनर की धीमी भनभनाहट ही विशाल, मंद प्रकाशित जगह को भर रही एकमात्र आवाज थी। रॉड्रिक लंबे सोफे पर बैठा था, उसके हाथ में एक किताब खुली थी, हालांकि उसकी आंखें मिनटों में पृष्ठ पर नहीं गई थी। उसका आसन कड़ा, सामान्य से तेज था। उसके सामने थियोडोर अपनी सीट पर पीछे झुक गया, एक अभ्यस्त सटीकता के साथ अपनी उंगलियों के बीच एक कलम को पलट रहा था। उसकी उंगली के खिलाफ कलम की हल्की क्लिक धीरे से गूंज उठी। उसका चेहरा अपठनीय था, उसकी अभिव्यक्ति का ठंडा किनारा माहौल को और भी भारी बना रहा था। अज़राइल कोने के सोफे पर बैठा था, पैर पार थे, उसके होठों के बीच आलस्य से एक सिगार टिका हुआ था। धुआं आलस्य वाले वृत्त में उसके चारों ओर घुमावदार हो गया, ब्लाइंड्स के माध्यम से फैल रहे गर्म प्रकाश के खिलाफ हल्के से चमक रहा था। वह कुछ नहीं कह रहा था, उसने शायद ही कभी किया हो, लेकिन इस बार उसका सन्नाटा शांतिपूर्ण नहीं था, ये सतर्क था। एरिक्स, जो रॉड्रिक की कुर्सी के पीछे फैला हुआ था, उनमें से प्रत्येक को देखने के लिए अपना सिर झुका दिया। उसकी सामान्य मुस्कान गायब थी, जिज्ञासा और परेशानी के मिश्रण से बदल गई थी। उसने अधैर्य से अपनी उंगलियों को आर्मरेस्ट के खिलाफ थपथपाया। उसने आखिरकार एक नाटकीय आह के साथ सन्नाटे को तोड़ा। ठीक है, एरिक्स खींचा। उसकी आवाज़ सूखी घास में एक चिंगारी की तरह स्थिर हवा के माध्यम से टूटी। इससे पहले कि मैं अपना शापित दिमाग खो दूं, किसी ने बात करना बेहतर शुरू कर दिया। वह आगे झुका, अपनी ठोड़ी को अपनी हथेली पर टिकाते हुए, उसकी नज़र उनके बीच चल रही थी। क्योंकि यह पूरी सन्नाटे में ब्रोडिंग चीज़। उसने थियोडोर और रॉड्रिक के बीच इशारा किया। ऐसा महसूस होना शुरू हो रहा है जैसे मैं एक अंतिम संस्कार में अटका हुआ हूं जिसमें मुझे आमंत्रित नहीं किया गया था। उसने फिर सीधे थियो को देखा, एक छोटी मुस्कान उसके होंठों पर खींच रही थी। कौन मरा? अर्सेंटिस। एरिक्स को पहले कोई जवाब नहीं मिला।
जैसे उन सब ने उसे अनदेखा करने के लिए सहमत हो गए थे। एकमात्र आवाज थियो की कलम की हल्की क्लिक और एक पृष्ठ का धीमा मोड़ थी जिसे रॉड्रिक भी नहीं पढ़ रहा था। एरिक्स का धैर्य, कभी भी उसका सबसे मजबूत सूट नहीं था, पहले से ही कम हो रहा था। उसने भान से कुड़ी अपने लाल बालों के माध्यम से एक हाथ चलाया और एक और नाटकीय आह बाहर निकाल दी जिसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया। यहाँ क्या शापित हो रहा है? उसने आखिरकार छीन लिया, रॉड्रिक की कुर्सी के पीछे से धक्का दिया। इससे पहले कि मैं अपना शापित दिमाग खो दूं, कोई कुछ कहो। फिर भी कुछ नहीं, एक भी झलक नहीं। फिर अचानक उसने कुछ अजीब देखा। उसका हाथ ठंडा, बहुत ठंडा। उसने अपनी उंगलियों को मोड़ा और अपनी सांस में फुफकारा। उसकी अपनी आंतरिक गर्मी कमरे में बस गई, अचानक ठंडक से लड़ने की कोशिश करती थी, जैसे भाप युक्तियों से हल्के से उठ गई थी। उसने धीरे धीरे चारों ओर देखा और उसकी आंखें थियोडोर पर उतरी। हरामी वहीं बैठा था, जैसे बर्फ से तराशा गया एक देवता, जबड़ा तंग, आंखें गहरी, उसका हर इंच ठंड विकिरण कर रहा था। यहाँ तक कि उसके आसपास की हवा भी कोहरे की तरह थी और एरिक्स अपने होठों के सामने अपनी सांस को छोटे बादलों में बनते हुए देख सकता था। भगवान के लिए, थियो, एरिक्स ने श्राप दिया, आवाज चिर से भरी हुई थी। क्या तुम शापित कमरे को जमाना बंद कर दोगे? मेरे हाथ जमे हुए मांस की तरह महसूस होते हैं। उसने अपने हाथों को गुस्से में एक साथ रगड़ा, अपनी सांस में कुछ श्राप बुदबुदाते हुए। तापमान इतनी तेजी से गिर गया था कि खिड़कियां भी धुंधली हो रही थीं। हवा खुद भारी महसूस हुई, उनकी त्वचा के खिलाफ काट रही थी। बेशक एरिक्स अपनी उंगलियों के एक झटके से जगह को गर्म कर सकता था अगर वह चाहता था। उसका शरीर आग था, शाब्दिक रूप से, लेकिन ये ठंड नहीं थी जिसने उसे परेशान किया। ये क्यों ठंडा था? कुछ थियो तक पहुंच गया था, कुछ इतना पर्याप्त था कि उसकी शक्ति को इतना फिसल जाए। थियोडोर ने अपना निचला होंठ काटा, उसका हाथ खुद को शांत करने के लिए जैसे अपने गहरे बालों के माध्यम से खींच रहा था। उसकी गतिविधियां नियंत्रित लेकिन थकी हुई थीं। संयम का एक छोटा संकेत बर्फ के माध्यम से टूट रहा था। रॉड्रिक ने आखिरकार अपनी किताब से ऊपर देखा। उसकी भौहें झुक गईं जब उसने महसूस किया कि उसकी अपनी उंगलियों की युक्तियां ठंड से लाल होना शुरू हो गई हैं। उसके हाथ में पृष्ठ ठंड से किनारों पर कुरकुरा होना शुरू हो गए थे। उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी, आवाज धीमी लेकिन काट रही थी। उसे रोको, कमीने, उसने सपाट ढंग से कहा, सीधे थियो को घूरते हुए। थियोडोर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके हाथ में कलम घूमना बंद कर दिया। हवा में हल्की धुंध फीका पड़ना शुरू हो गई, हालांकि कमरे में तनाव एक बिट भी नहीं पिघला। यहाँ तक कि अज़राएल, जो आमतौर पर अपठनीय था, ने अपने सिगार को छोड़ने वाले धुएं के कल के माध्यम से थियो को एक तिरछी नजर मारी। ये निर्णय नहीं था, ठीक नहीं। अधिक एक शांत तुम्हारे साथ क्या गलत है की तरह। हर किसी के दिमाग में एक या दो चीजें थीं, लेकिन उनमें से कोई भी यह नहीं बता सका कि थियोडोर अर्जेंटिस उन्हें सभी को जीवित जमाने के लिए तैयार क्यों लग रहा था। थियो ने आखिरकार सन्नाटे को तोड़ा। उसकी आवाज धीमी और तेज थी, हवा के माध्यम से एक ब्लेड के किनारे की तरह काटते हुए। क्या तुम में से किसी ने जुड़वा के बारे में कुछ अजीब ध्यान नहीं दिया? एक सेकंड के लिए कोई नहीं बोला। फिर एरिक्स ने आदमी के लिए जाना जाने वाला सबसे नाटकीय कर्राहट बाहर निकाल दी, अपने सिर को छत की ओर वापस फेंक दिया, जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा था। ये वही है जिसके बारे में है, उसने कहा, आधा हंसते हुए आधा परेशान। तुम लगभग हमें दो नए लड़कों के कारण जमे हुए लाशों में बदल दिया। अज़राएल ने अपने सिगार से राख झटका और थियो को एक शांत, अपठनीय नजर दी। उसकी एक बात है, उसने धीरे से कहा, तुम पूरे कमरे को एक शापित बर्फ की गुफा में बदलने के बिना बस पूछ सकते थे। थियो का जबड़ा मुड़ा, शापित सवाल का जवाब दो, उसने कटा हुआ आवाज से छीन लिया। आंखें ठंडी और स्थिर चमक रही थी। एरिक्स ने एक सूखी हंसी छोड़ी। ओह, हम अब गंभीर हैं, उसने सीधा खड़े होते हुए बुदबुदाया। उसकी पिघली हुई सुनहरी आंखें गर्मी के साथ हल्के से चमकी। उसके आसपास की हवा परेशानी में बस थोड़ी सी गर्म हो गई। ठीक है, मैं साथ खेलूंगा। हाँ, मैंने कुछ ध्यान दिया, इस तथ्य के अलावा कि वे ऐसे दिखते हैं जैसे वे सीधे एक रनवे से बाहर चले गए हों। अज़राएल ने गुनगुनाया, अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए। वे स्थानांतरण छात्रों की तरह अभिनय नहीं करते हैं, उसने बस कहा, लहजा हमेशा की तरह शांत था। वे क्लास में ऐसे चले गए जैसे वे पहले से ही जगह के मालिक थे, अधिक जैसे वे जगह देख रहे थे। रॉड्रिक ने बुदबुदाया, अभी भी अपनी किताब के माध्यम से पलट रहा था, हालांकि उसकी आंखें अब पृष्ठ पर नहीं चल रही थीं। वे बहुत ज्यादा चौकस थे, बहुत शांत। अधिकांश नए छात्र, खासकर वे जो इस तरह ध्यान खींचते हैं,
कम से कम सामान्य अभिनय करने की कोशिश करते हैं। थियो की नज़र उनके बीच झुकी, उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी। ठीक, उसने कहा। उन्होंने किसी भी चीज़ पर प्रतिक्रिया नहीं दी, न शोर, न उन पर आंखें, कुछ भी नहीं। और उनकी गंध, उसने पीछे हट गया, उसकी भौहें थोड़ी कस गई जैसे कि इसे जोर से कहने पर भी समझ में नहीं आया। एरिक्स ने अपना सिर झुका दिया, आंखें संकीर्ण हो गईं। उनकी गंध क्या? थियो ने अपनी नाक से सांस छोड़ी। ये हल्की है, बहुत हल्की, जैसे ये पूरी नहीं है। अज़राइल की आंखें विचारपूर्वक संकीर्ण हो गईं। अब जब तुम इसका उल्लेख करते हो, वे थोड़ी बंद महसूस करते हैं। ठीक धमकी नहीं दे रहे हैं, लेकिन अप्राकृतिक, जैसे कुछ गायब है या छिपा हुआ है। रॉड्रिक ने फिर अपनी किताब बंद कर दी, आंखें पहली बार पृष्ठ से उठ गईं। वे मानव नहीं हैं, उसने शांत ढंग से कहा। आवाज़ इतनी स्थिर थी कि दूसरों ने उसे झलक दिया। ये स्पष्ट है, लेकिन वे क्या हैं? वह रुक गया, अपनी उंगली से किताब के किनारे को टैप करते हुए। उसकी बर्फीली नज़र दूर थी। यही असली सवाल है। एरिक्स ने धीरे से सीटी बजाई। तो मुझे ये सीधा समझने दो, उसने एक मुस्कान के साथ कहा। तुम लगभग हमें मौत के लिए जमा दिया क्योंकि तुम ये पता नहीं लगा सके कि वे कौन सा इत्र पहनते हैं। थियो ने उसे एक ठंडी घूर मारी जो सूरज को जमा सकती थी। एरिक्स बस चौड़ा मुस्कुराया। मजाक कर रहा हूँ, ज्यादातर, लेकिन हास्य ने तनाव के माध्यम से नहीं काटा, क्योंकि यह सब के तहत उन सब ने इसे महसूस किया। जुड़वां के साथ आया सूक्ष्म, अप्राकृतिक खिंचाव, कुछ अजीब, कुछ पुराना भी, और उनमें से कोई भी इसे नाम नहीं दे सका। और ठीक यही था जिसने थियो को परेशान किया। फैंटम डैन के अंदर हवा मोटी थी, त्वचा को चुभने के लिए पर्याप्त ठंडी थी। एरिक्स ने आखिरकार एक क्रोध के साथ खुद को सोफे से धक्का दिया और जहां रॉड्रिक बैठा था, उसकी गोद में उसकी किताब खुली थी, वहां चला गया। उसके सामने फर्श पर गिरते हुए एरिक्स अपने हाथों पर पीछे झुक गया। मुझे समझ में आता है, वे अलग हैं, उसने आलस्य से कहा, हालांकि उसकी आवाज़ में तनाव की एक चमक थी। उनकी गंध पूरी नहीं है, लेकिन थियो, ये तुम्हें पूरी शापित जगह को जमाना नहीं चाहता, है ना? सभी आंखें थियोडोर की ओर झुकीं। उसने जवाब नहीं दिया, उसने बस कर्राया, अपने पीले बालों के माध्यम से एक थके हुए हाथ को खींचते हुए। हताशा उसके जबड़े को कस रही थी। उसकी उंगलियों के चारों ओर घुमावदार ठंड की हल्की धुंध पर्याप्त कहा। वास्तव में, उसने बुदबुदाया, उसकी आवाज़ संयमित गुस्से से खुरदरी थी। वे बहुत शापित परेशान करने वाले हैं, खासकर काले बालों वाला। उसने कहा कि हम भेड़िए बदबू करते हैं। एरिक्स हंसा। वाह, उसने अपना सिर झुका दिया, एक मुस्कान उसके होंठों पर खींच रही थी। तो आधी कक्षा ने उसे अलग नहीं किया। थियो की आंखें उस पर फूट पड़ी, तेज और घातक। बेशक नहीं, उसने भींचे हुए दांतों से कहा। उसका लहजा जोरदार नहीं था, लेकिन यह नफरत ले गया जिसने कमरे के माध्यम से जल दिया। लेकिन तुम भेड़ियों को जानते हो, तेज सुनवाई। सबने इसे पकड़ा। वह रुक गया, और एक कड़वी मुस्कान उसके होंठों पर घुमावदार हो गई। और सबसे बुरा हिस्सा, उन्होंने उनकी ओर मुड़ने पर भी नहीं हिचकिचाया, खतरा महसूस नहीं किया, एक शापित बिट भी नहीं। अज़राइल, जो पूरे समय शांत रहा था, ने एक हल्की हंसी छोड़ी। उसके होंठों के बीच सिगार धीरे से चमक गया जैसे वह आगे झुका था। तो ये स्पष्ट है, उसने उस शांत, धीमे लहजे में कहा जो हमेशा बहुत संग्रहित महसूस होता था। वे सिर्फ अजीब नए छात्र नहीं हैं, वे एक खतरा हैं। शायद हमारे दुश्मनों में से एक पानी का परीक्षण कर रहा है। रॉड्रिक ने आखिरकार अपनी किताब से ऊपर देखा। उसकी चांदी की आंखें संकीर्ण हो गईं। अगर वे वास्तव में दुश्मन हैं और एक खतरे के रूप में यहाँ आए हैं, उसने समान रूप से कहा, तो वे पहले से ही तबाह हो गए हैं। एरिक्स मुस्कुराया। या शायद, उसने खींचा, उन्हें बस अच्छे दिखने वाले लड़कों से एक छोटी सी समस्या है। थियो ने कर्राया और अपना सिर अपने हाथों में गिरा दिया। जरूर, यहाँ कहानी का अगला भाग है। दिल आद्या का प्रिय। थियो ने अपना सिर अपने हाथ में गिराते हुए कर्राया। अब क्या? अज़राइल ने धीरे से पूछा, उसकी आवाज़ शांत लेकिन जिज्ञासा से किनारे थी। थियोडोर ने पहले जवाब नहीं दिया। उसने कर्राया, आवाज़ धीमी, हताश, और फिर खड़ा हो गया। उसकी कुर्सी संगमरमर के फर्श के खिलाफ हल्के से खिसक गई जैसे उसने कमरे में तेज चलना शुरू कर दिया, अपने बालों के माध्यम से एक थका हुआ हाथ चलाते हुए। ठंड वहीं पीछा कर गई जहां उसकी उंगलियां छूती थीं। उसके चारों ओर की हवा हर सेकंड के साथ नीचे गिर गई। एरिक्स ने जोर से कर्राया, अपने सिर को रॉड्रिक की कुर्सी के खिलाफ वापस फेंक दिया। यह क्या शापित, थियो? तुम फिर से जगह को जमा रहे हो। तुम्हारे साथ क्या गलत है? क्या तुम अपने शापित पीरियड पर हो या कुछ?
अज़राइल हल्के से हंसा, अपना सिर हिलाते हुए, लेकिन हास्य के पीछे एक शांत किनारा था। थियो तेज चलना बंद कर दिया, उसका जबड़ा कस गया। क्या तुम सबसे बुरा हिस्सा जानते हो? एरिक्स ने अपनी आंखें घुमाई, अपने गंदे बालों के माध्यम से एक हाथ खींचते हुए। ओह, यहाँ हम फिर से जाते हैं, उसने कहा, व्यंग्य उसकी आवाज़ से टपक रहा था। मैं गंभीर हूँ, थियो ने कहा, उसकी आवाज़ इस बार ठंडी थी, तापमान को और नीचे झुकाने के लिए पर्याप्त थी। एरिक्स ने हार में आह भरी, अपने पैरों को फर्श पर पार करते हुए। ठीक है, तो इस बार क्या है? थियो की नज़र उठ गई, तेज और तनावपूर्ण। वह कमीना आद्या में दिलचस्पी रखता है। शब्द हवा में लटके रहे। इससे पहले कि उनमें से कोई भी प्रतिक्रिया करता, कुछ सेकंड लग गए। रॉड्रिक की किताब उसके हाथ में बीच हवा में जम गई। अज़राइल की भौहें थोड़ी फड़क उठी क्योंकि उसने अपना ध्यान पूरी तरह से थियो पर मोड़ दिया। एरिक्स ने झपकी ली। कहानी ख़त्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें एएस नोवेल वर्ल्ड पर और चलो अगली कहानी की तरफ।